रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक यखबस्ता सुबह, सर्दी -3 डिग्री, रात भर बर्फबारी चहक चहक कर हुमक हुमक कर होती रही है। मेरे तमाम कनेडियन दोस्तों को वाइट क्रिसमस मुबारक। दोस्तों, मौसम जितना भी सर्द हो मगर अपनी जिंदादिली से इसे गर्म रखा कीजिए। नफरत और मोहब्बत के कशमकश वाले इस दौर में हौसला रखिए। जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती है। मुस्कुराइए कि आप घंटा भर के लिए सही या कभी कभी 2 घंटे के लिए सही जावेद दानिश के साथ होंगे। तन्हाई, उलझनों और डिप्रेशन को फनून लतीफ़ा, शायरी, मौसीकी से तो हम दूर करते ही हैं, कर सकते हैं, मगर एक इलाज और भी बुजुर्गों ने बताया है और वो है शिकम की सुखनवरी। यानी दस्तरखान अगर शाही हो तो इस नेमत से कौन काफिर इनकार कर सकता है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी फनकार शाही शेफ से होगी जिनके दस्तरखान का सिलसिला लखनऊ से शुरू होकर मटिया बुरज में परवान चढ़ता है। नवाब वाजिद अली शाह की पड़पोती यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर मोहतरमा मंजिलत फातिमा साहिबा आला तालीम याफ्ता और मंजिलत रेस्टोरेंट की रूह रवा है। आइए इनका इस्तकबाल हमारे अख्तर पिया नवाब वाजिद अली शाह के एक शेर से करते हैं कि दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। इससे पहले कि मैं मंजिला साहिबा को आपके सामने लाऊं, पहले आइए उनके निगार खाने की बहुत ही कुछ अच्छी तस्वीरें हम देखते हैं। तो figure it out. Did you even record it yet?
दोस्तों, आपने देखा कि ये शाह अवध से लेकर मटिया बुरुज तक की तस्वीरें और मंजिलत साहिबा के रेस्टोरेंट के दस्तरखान के चंद नमूने। तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, मोहतरमा मंजिलत फातिमा साहिबा, आदाब। ये साहब, मंजिलत साहिबा, आपका भी शुक्रिया कि आपने इंतज़ार किया। तो सबसे पहले हम जब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, एक फॉर्मूला सवाल है हमारा कि साहब, ये जो कोविड-19 है, बला वबा गिला जो भी कहते हैं लोग, तो ये आपके लिए क्या है, रहमत है या जहमत? बड़ा अजीब ही सवाल है ये। जी जी, क्या लगता है, कैसा है, कैसे आप हैंडल कर रही हैं इस कोविड-19 को? सबसे बड़ा जो जिंदगी का गम है या लॉस है, वो तो हमें इस वबा ने ही दिया, वबा ने बख्शा। मेरे बाबा का इंतकाल तो कोविड-19 की वजह से ही हुआ। तो ये मेरे लिए रहमत तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, इंसानियत के लिए जहाँ कि ये ज़हमत भी बहुत बड़ी हुई है, लेकिन तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बम्पर कह सकते हैं, ये लगा है लोगों को जो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहे जा रहे थे और सिर्फ आगे आगे की सोच रहे थे और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी दूरियां बढ़ती जा रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से और मटेरियलिज्म कितना बढ़ गया है दुनिया में। लेकिन इस वबा के आने के बाद से जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये लॉकडाउन की वजह से लोगों को अपने अपने घरों में जो महदूद किया गया, उसकी वजह से घरों में, रिश्तों में जो दूरियां आ गई थी, उसकी वजह से कुर्बतें आई हैं, अब मुझे लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। जी, मुझे लगता है, लेकिन उसके लिए जो नुकसानात हुए हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए हैं। ये कुर्बतें किसी और तरह से भी वो की जा सकती थी, लेकिन मुझे लगता है ये ज़हमत ज़्यादा है। रहमत ज़्यादा, रहमत जी। कम। ये 2020 जो है, ये साहब, ये साल याद रहेगा हम लोगों को, क्योंकि उर्दू लिटरेचर और उर्दू के हवाले से भी बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। अभी पिछले 2 दिन कबल ही शमशुर जी रहमान हाँ, फारूकी साहब का इंतकाल हुआ, जो जी। कि बहुत बहुत बड़ा लॉस है हमारे उर्दू के लिए। और हफ्ता पहले हमारे एक बहुत अच्छे साथी और उर्दू के बहुत बड़े सरपरस्त बुखारी साहब, सब सभी तीन, मेरे ख्याल दोहा कतर के बुखारी साहब, उनका भी इंतकाल हुआ। और इस तरह बहुत सारे बड़े बड़े शायर और इंटेलेक्चुअल्स इस 2020 बहुत, के अंदर हो जी हाँ। गए। या तो साथ साथ हम ये बताते चले कि पिछला जो कुछ हमने किया था, वो बहुत सारे दोस्त आकर के इंतजार कर रहे थे। तो सफदर इमाम कादरी साहब हमारे प्रोफेसर हैं पटना से उन्होंने आपको आदाब कहा है, उन्होंने ज्वाइन किया। अफशा बानो भी देख रही हैं पटना से, असजाद रिजवी साहब देख रहे हैं, और नाज रुखसार साहिबा देख रही हैं, उमैर मंजर बहुत लखनऊ बहुत से देख शुक्रिया रही हैं। सबका। उनका आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें आज होंगी, और दोस्तों से गुजारिश है कि फरमाइशी सवाल आज कम करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, और मंजिलत साहिबा के लिए बहुत सारी इसमें बातें होंगी जो उनको नहीं पता थी, हम उन्हें बताएंगे कौकब कदर साहब के बारे में। तो हर संजीदा बावकार खातून का एक बड़ा शरीर और मासूम बचपन भी हुआ करता है। आपका कहाँ था और कैसा था? मेरा बचपना तो समझिए कलकत्ते में, पैदाइश के बाद से 10 साल तो हम कलकत्ते में रहे और उसके बाद हम अलीगढ़ चले गए थे, हम सब अम्मा के साथ। हम 3 छोटे भाई-बहन थे, हम लोग सब शिफ्ट हुए थे वहाँ। लेकिन कुछ दिनों बाद लगा कि नहीं, कलकत्ते के घर को इस तरह खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। तो अम्मा हमारी एक छोटी बहन और भाई के साथ
कामरान मिर्जा का नाम सुना होगा, उनके साथ जी। वापस आ गए थे, लेकिन हमने ये फैसला किया था कि हम अपने बाबा के साथ अलीगढ़ में ही रहेंगे। अच्छा अच्छा। लिहाजा उसके बाद से लेकर मैं ग्रेजुएशन तक मैंने अलीगढ़ में ही पूरा अपना वो हिस्सा जिंदगी का गुजारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आई थिंक, जो एक एज होती है जिसमें पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है। जी, 10 साल से लेके 20 साल तक। दैट्स गुड। तो और भी हमारे साथी आपके चाहने वाले सब जमा हो रहे हैं। तबस्सुम आजमी साहिबा बड़ी अच्छी शायरा हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। हमारे अलीगढ़ के दोस्त आप नाम जानती होंगी, परवेज सैयद परवेज जाफरी साहब हमारे अलीगढ़ के साथी क्लास फेलो भी थे, और सरदार जाफरी साहब के भतीजे हैं, वो उन्होंने ज्वाइन किया है। और फुरकान अहमद साहब ने ज्वाइन किया है। जफर इमाम कादरी, परवेज जो है वो ह्यूस्टन टेक्सास में है, और जफर इमाम कादरी बेथिया से देख रहे हैं, हमारे दोस्त हैं। सालेहा रशीद साहिबा प्रोफेसर हैं उर्दू की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो आदाब कह रही हैं। नास सुराना हमारे नासिर दोस्त हैं, ये इन्होंने ज्वाइन किया है। शाइस्ता शाहबानू साहिबा देख रही हैं। और तो और बातें हम दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज कह रहे हैं कि शाइस्ता मंजिला साहिबा हमारे ज़माने में अलीगढ़ में ही थी। तो चलिए साहब, ये आपको जानते हैं। और तो ये बातें तो बचपन की और टीनेज की बड़ी अच्छी आपने बताई, इसकी तफसीलात हम और आगे निकालेंगे। मगर आपका शजरा शाह अवध से मिलता है, तो कुछ तफसील उसकी बताएं कि लोगों को जो इंतज़ार है उसके बारे में आप बताएं कि। जी, मेरे शजरे में और बाकी सब जो डिसेंडेंट्स कहते हैं अपने आप को, उनमें बस एक बेसिक फ़र्क यही है, डिफरेंस यही है कि हम वाजिद अली शाह और बेगम हज़रत महल की लाइन से हैं। अच्छा, और उनके बेटे बिरजीस कदर, जो ऑफिशियली लास्ट किंग ऑफ अवध थे और हिंदुस्तान के भी आखिरी क्राउन किंग थे, उनकी लाइन से हैं। उनके बेटे मेहर कदर और मेहर कदर के बेटे कौकब कदर और उनकी बेटी है। जी हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद जो यहाँ कौकब कदर साहब के भाई, 3 भाई ये लोग मेरे ख्याल में। बिरजीस कदर साहब को मैं जानता था, और दूसरे भाई का क्या नाम? प्रिंस अंजुम कदर और प्रिंस नैयर कदर। नैयर कदर साहब, जी हाँ। तो अंजुम कदर साहब जो थे, उनको तो कलकत्ते में मैं जानता था, उनसे मुलाकातें भी। मैं एक बार मटिया बुरुज गया हूँ, और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी सुनाऊं कि मेरे ख्याल में 74 या 75 की बात है। मैं ऑल इंडिया रेडियो 70s से ऑल इंडिया रेडियो में कैजुअल आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा था, और हर जुमेरात की शाम अंजुमन नाम का प्रोग्राम था जिसे मैं कंपेयर किया करता था। और अनीस रफ़ी हमारे प्रोड्यूसर हुआ करते थे। अनीस रफ़ी रिटायर्ड लाइफ अभी कलकत्ते में गुजार रहे हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे। अनीस भाई ने एक प्रोजेक्ट दिया कि वाजिद अली शाह और मटिया बुरुज, तो ऐसे 35 रुपए मिलते थे प्रोग्राम के। उस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि पैदल मुझे 10वीं मुहर्रम को जुलूस के साथ पैदल भी कवर करना था, तो उसके 50 रुपए मिले, और पैदल चलता हुआ नंगे पांव मटिया बुरुज पहुंचा रेडियो स्टेशन से। वहाँ अंजुम कदर साहब ने बड़ी आवभगत की हम लोगों की, और माशाल्लाह वो दावत हमें याद है उस दोपहर की। उसकी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस दिन एक सेमिनार रखा था हजरत इमाम हुसैन पे अंजुम कदर साहब ने, जिसके पेपर पढ़ने के लिए लखनऊ से मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब तशरीफ लाए। मलिक ज़ादा साहब भी हमारे दोस्तों में थे। तो बहुत ही यादगार वो दोपहर थी। और तो इस तरह मटिया बुरुज का। मगर जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि इंटरव्यू के लिए रास्ते में घूम घूम कर और वहाँ महल्ले में घूम घूम कर मुझे बताया गया कि साहब वो वाजिद अली शाह के ज़माने के साइस के ख़ानदान वाले भी हैं, वो पान वाले जो थे उनके लोग भी हैं। तो जो जो पुराने लोग थे, यानी रॉयल फैमिली के अलावा जो लोग आबाद थे, उन सबों का इंटरव्यू। तो वो कलकत्ते का वो रेडियो वाजिद अली शाह और मटिया बुरुज बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था हमारी ज़िंदगी का भी, और बहुत इंटरेस्टिंग दिन था वो। तो आई थिंक कि वो अभी भी आर्काइव में है, और
मेरे ख्याल में इनसे कांटेक्ट किया जाए अगर अनीस रफ़ी साहब से, तो वो इसके बारे में बता सकते हैं। तो आगे बात बढ़ाते हैं। आप डॉक्टर कौकब कदर मरहूम की चहीती दुख्तर नेक अख्तर हैं और प्रिंस कौकब कदर सज्जाद अली मिर्जा, उनकी कुछ बातें, उनकी यादें बताएं। जी, सबसे पहले तो बाबा को प्रिंस का टाइटल ही पसंद नहीं था अपने नाम के आगे। उनको डॉक्टर कौकब कहलवाने में अपने आप को ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता था। जी हाँ। इसलिए नहीं कि वो अपने को एसोसिएट नहीं करते थे रॉयल फैमिली से, लेकिन वो बहुत ही एक हम्बल इंसान थे और उनको लगता था कि उनकी पहचान उनको खुद बनाना है और अगर वो उस खानदान के हैं, तो उस खानदान के लिए उन्हें कुछ करना है। वाह। जैसे उन्हें अपने बुज़ुर्ग के लिए, वाजिद अली शाह के लिए, उनकी जो सलाहियतें थीं, उनकी जो काबिलियतें थीं, जो अदबी खिदमात थीं, जो कि दुनिया को नहीं मालूम हैं, उन सबको उन्होंने एक जगह कंपाइल किया, बहुत मेहनत की उन्होंने उसके लिए। ये कभी नहीं सोचा कि वो प्रिंस हैं या उन्हें ये नहीं करना चाहिए या इस तरह नहीं रहना चाहिए। बहुत इंकिसारी के साथ पूरी ज़िंदगी गुज़ारी है उन्होंने। जो अलीगढ़ में रहते हैं, याद होगा उन्हें जी हाँ। कि वो साइकिल में यूनिवर्सिटी जाते थे और अपनी रिसर्च के लिए वो हिंदुस्तान के कोने-कोने में एक-एक लाइब्रेरी में गए हैं, जहाँ से उन्होंने जो कुछ जमा कर सकते थे अपनी थीसिस के लिए, उन्होंने जमा किया था। और चूँकि उनकी थीसिस उर्दू में थी, शायद इस वजह से बहुत फैक्ट्स महदूद रह गए वहाँ तक। लिहाज़ा मेरी बड़ी बहन डॉक्टर तलत फ़ातिमा अब उस किताब को ट्रांसलेट करने में लगी हैं और वाह। उनकी ये ख़्वाहिश थी कि बाबा के जीते जी वो उसको कंप्लीट कर लें, लेकिन अफ़सोस कि वो हो नहीं पाया। फिर भी आपा उसमें लगी हुई हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हैं और इंशाअल्लाह हम लोगों सबको ये उम्मीद है कि एक बार वो इंग्लिश में जब पब्लिश होगी, तो काफ़ी नए फैक्ट्स, काफ़ी चीज़ें वाजिद अली शाह के बारे में सामने आएँगी और उस वक़्त मेरे बाबा का ख्वाब पूरा होगा, इंशाल्लाह, जरूर जरूर। इंशाअल्लाह। और सैयद परवेज जाफरी हमारे साथी बता रहे हैं कि अलीगढ़ में मैं भी था उस जमाने में, तो आपके प्रोफेसर कदर साहब उन दिनों उर्दू डिपार्टमेंट में थे और हमारे एक दोस्त संगीता खन्ना अहमद साहिबा देख रही हैं न्यूयॉर्क से, आपको आदाब कह रही हैं। उज़मा आदाब, इरफान साहिबा देख रही हैं टोरंटो से, वो भी आदाब कह शुक्रिया रही हैं। बहुत-बहुत। फारूक इंजीनियर आदाब कह रहे हैं। शफी अयूब भाई हमारे दोस्त हैं, वो भी देख रहे हैं। और अदनान आदिल जुबैरी साहब देख रहे हैं और कशफुद्दुजा रिसर्च स्कॉलर हैं, वो देख रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सबका। अखलाक अहन साहब जेएनयू में हैं और वो भी देख रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि बहुत खुशी हुई, प्रोफेसर कौकब कदर मेरे बड़े महबूब उस्ताद थे और मुझे बेहद अजीज रखते थे। अभी और अभी मैंने जो कुछ लिखा था उनकी वजह से। हारून पटेल साहब देख रहे हैं, हमारे दोस्त शाह और भाई शाहबुद्दीन अहमद दोहा कतर से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और शहनाज रहमत साहिबा कलकत्ते से देख आदाब, रही हैं, आदाब कह रही हैं आप शुक्रिया, सब। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया आप अच्छे सबका, अच्छे बहुत-बहुत साथी, हाँ, शुक्रिया। बड़े अच्छे अच्छे दोस्त जमा हो रहे हैं। अलीगढ़ की बातें चल रही हैं, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग अब एपिसोड में अलीगढ़ का सुनाता हूँ। ज़रूर, मैं तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में था, इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था जी। आपकी तरह, मगर कौकब कदर उर्दू डिपार्टमेंट के थे कौकब कदर साहब। तो जी, 1974 में मेरी मुलाकात कौकब कदर साहब से हुई थी और बड़ी ड्रामेटिक तरीके से हुई थी, मुझे आज भी वो दिन याद है। हमारे बंगला के एक प्रोफेसर थे गुरुदास भट्टाचार्य। गुरुदास अच्छा, बंगला के हमारे गुरु थे और वो उन दिनों एक बंगला में किताब तर्जुमा कर रहे थे, पुरानी तहजीब लखनऊ का, अब्दुल हलीम शरर की किताब पुरानी तहजीब लखनऊ का बंगला तर्जुमा पुरानो लखनऊ। और अच्छा, मुझे बंगला क्योंकि आती है और उर्दू से भी शगाफ है, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि तुम हमारे चेले तो हो मगर इसमें तुम हमारे साथ रहो। तो ख़ास तौर पे एक क्रेडिट हमने एक सेमेस्टर बंगला का लिया
और उनके अच्छा। साथ था। तो एक दिन उन्होंने गुरुदास ने मुझसे कहा कि उर्दू डिपार्टमेंट ते एक नवाब साहब आचे। तो नवाब के डाकते हो। मैंने कहा कि साहब नवाब साहब कौन है? तो कहने लगे कि उनर नाम है नवाब कदर। तो हमने कहा कि भाई नवाब कदर तो नहीं, प्रोफेसर कौकब कदर साहब हैं। अब मुझे नहीं जी, पता कि वो नवाब है। तो कहने लगा, अरे तुम कलकत्ते को तुम नहीं जानते हो, मटिया बुरुज के हैं वो। तो जाओ उनसे टाइम लेकर के आओ, हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे, कुछ बातें पूछनी। जी। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैं पहुंचा स्टाफ रूम, तो देखा कि हजरत वहां बैठे हुए थे और कोई बहुत जोरदार बात बिलियर्ड पे चल रही थी। बिलियर्ड पे कोई डिस्कशन चल रहा था। तो मैं खामोश रहा, थोड़ी देर खड़ा रहा। तो उन्होंने पूछा मुझसे, तो हमने बताया बात ये है। तो कहने लगे, मियां आज तो मैं बिजी हूँ, तो आप ऐसा कीजिए कल मिलिए और ले आइए अपने उस्ताद को, कल स्टाफ रूम में मिलते हैं। जी। तो दूसरे दिन हम लोग वहां पहले ही पहुंच गए, 5 मिनट पहले। और हम इंतजार कर रहे थे कि फिर देखा कि कौकब कदर साहब माशाल्लाह खरामा खरामा साइकिल पकड़े हुए, और वो शेरवानी और लखनऊ वाला खालता पैजामा पहने और जी, पान जी, जी। खाते हुए मुस्कुराते चले आ रहे। तो हमने देखा दूर से, हमने कहा कि भाई ये नवाब तो नहीं लग रहे हैं हमको किसी तरह से, मगर मजाज बिल्कुल। लखनवी जरूर लग रहा है कि मजाज कुछ बेहतर था। तो हम जी। क्योंकि थिएटर वाले लोग हैं, तो हमने कहा कि गुरु अगर मजाज का ड्रामा करे तो इनको दिया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरुदास भी अच्छा, हंसने लगे, अच्छा। कहने लगे कि हुँ। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मजाज करो ये कर सकते हैं अच्छा, मगर करेंगे नहीं, ये नवाब है सही में। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो हम लोग खड़े हो गए उनकी इज्जत के लिए। दूर से ही उन्होंने गेट में दाखिल होने से पहले ही हाथ से इशारा किया कि बैठिए बैठिए। तो हम लोग बैठ जी। गए। तो जब करीब आए तो प्रोफेसर कदर की पर्सनालिटी, तमाम फकीरी के बावजूद उनकी पर्सनालिटी तो थी माशाल्लाह, वेरी जी। इंप्रेसिव पर्सनालिटी, बड़े मुस्कुराते हुए। और बहुत पहले आके उन्होंने डिबिया निकाली पान की और प्रोफेसर गुरुदास को बढ़ाया। तो गुरुदास ने एक पान उसमें से लिया और हमने पैर नहीं कहा कि नहीं किबला आप खाइए, मुझे नहीं। तो खैर पान खाते मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हाँ भाई, सुना कि आप लोग बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, वो पुरानी तहजीब लखनऊ, वो जो गुज़िश्ता लखनऊ पे कुछ काम कर रहे हैं आप गुरुदास। उन्होंने कहा कि हाँ साहब हम कर रहे हैं। तो हमने ये सुना है कि बंगला के बहुत से लफ्ज हैं उर्दू में, फारसी की, तो उसके बारे में कुछ जी। बात कर। प्रोफेसर साहब के चेहरे पे एक चमक आई और उन्होंने कहा कि एक बहुत ही मजे की बात याद आई कि ये जो आपके यहाँ मजुमदार है, आपको पता है कि ये क्या है? तो गुरुदास ने कहा कि नहीं साहब, ये हमारा टाइटल है, फैमिली टाइटल हुआ करता है मजुमदार। तो कौकब साहब ने बताया कि मियाँ ये मुअज्जमदार है, ये मजुमदार आपका जो है ये मुअज्जमदार से ये मजुमदार बना है बंगला में। अब हमें भी अच्छा। बड़ी हैरत कि हम खुद इतने सुनते आए थे, कलकत्ते में भी मजुमदार हजारों लोग हैं, मगर मुअज्जमदार से ये मजुमदार बना था, ये कौकब साहब अच्छा। ने बताया, संजय साहब। और इसी तरह से फिर बहुत सारी बातें जी। और बंगला के बहुत से वर्ड्स उन्होंने, मैं बताता हूँ, मेरे पास वो शायद लिखा हुआ भी है कि बातें होती रहीं और उन्होंने अच्छा इसी दौरान फौरन मुझे गुरुदास ने ठोका दिया कि तुम ये एक चाटा बोलो, मैं जाके चाय का ऑर्डर। तो फौरन वो बंगला वो भी समझते थे, उन्होंने कहा ना 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 भूषण भूषण बैठी बैठ, दौड़कर नहीं, मैं चाय के लिए बोल आया हूँ। तो थोड़ी देर में साहब चाय आ गई और हम लोगों ने चाय पीना शुरू किया। मुझे नहीं लग रहा था कि साहब वाकई हम एक नवाब साहब के साथ बैठे हुए हैं, और ही जी, वॉज डाउन टू अर्थ, बहुत जी। ही फकीरी वाली तबीयत, बहुत बहुत ज़्यादा। मजे की। हाँ। तो उन्होंने फिर बताना शुरू किया कि दूसरा जो अल्फाज है गुरुदास साहब आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, कलकत्ते की अदालतों में बड़ा इस्तेमाल होता है, और वो है खारिज। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये word तो है। कहने लगे पता है मियाँ ये क्या है? तो हमें भी नहीं पता था। कहने लगे ये खारिज है, फारसी का। खारिज से ये खारिज हुआ है कि केस क्लोज। समझे साहब। तो और उसके बाद वो कहने लगे मैं जो बताऊंगा आपको वो बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी। कहने लगे कि एक लफ्ज आपके यहाँ इस्तेमाल होता है, खाशनबीस। अच्छा साहब हाँ, मैंने भी हाँ। सुना था। हमने कहा कि सर ये तो नहीं पता क्या है, मेरी तरफ देखा, हमने कहा कि साहब नहीं पता। गुरुदास जी, को पूछा, गुरुदास भी कहने लगे हाँ खाशनबीस तो टाइटल होता है। टाइटल होता ने कहा कि साहब ये खुशनवीस को खाशनबीस कहते हैं। जी, अच्छा। अच्छी लिखाई वाले को।
तो अब हम लोगों को बड़ी हैरत के साथ, देखिए छोटी छोटी बातें, पता हाँ, चला कि वाक़ई। 300 से ज्यादा लफ्ज जो हैं, हमारे बंगाली दोस्त जो भी देख रहा है ये प्रोग्राम, उनको पता चले कि साथ 300 अल्फाज बंगला में फारसी और उर्दू के हैं। और हाँ, हाँ, तो कदर साहब बड़े वो तो है। हाँ जी, होते जी। हैं। और वो उन्हें बड़ा मजा आ रहा था ये बताते हुए कि साहब देखिए ये इतनी चीजें आप लोगों ने पकड़ रखी है, ये हमारी चीज हुँ, है। हुँ। तो हुँ, हम हुँ। लोगों को बड़ा तो ये खुशनवीज के बाद एक लफ्ज और उन्होंने बताया, कोमन जोमी, समझे? अच्छा। तो हमने कहा कि साहब कोमन जोमी भी नहीं पता क्या है। कह रहे भाई, यानी जमीन को, यानी ये जो जोमी जो ये कह रहे हैं, ये जमीन को जमीन जमीन कह रहे हैं अच्छा। ये। और मैदान तो हमने कहा, हाँ साहब मैदान तो हमने सुना हुआ है कलकत्ते में, तो मैदान को मैदान, इस तरह हाँ, रोजमर्रा आब-हवा को भी वो हाँ, लोग वेदर को आब-हवा बोलते हैं, अब आराम से बहुत, रोज़ न्यूज़ में हाँ, सुना रोज, जाता है। जी। तो रोजमर्रा की जबान में उन्होंने बताया कि साहब आसमान, दरिया, सेब, साया, शराब, बद, खुश, ये बाबा, हैं, उस्ताद वगैरह, ये सारे हुँ, हुँ, अल्फाज हुँ, जो हुँ। हैं वो उर्दू में बंगला के चलते चले आ रहे हैं। तो जी, बहुत ज़्यादा। बहुत खुश और मुझे बड़ी खुशी ये थी कि साहब गुरुदास को खुशी ये थी कि बड़े नए नए लफ्ज पता चल रहे हैं। मुझे ये खुशी थी कि साहब इतने बड़े आदमी के साथ में बैठा हुआ हूँ और उस गुरुदास के बहाने मेरी मेरी रसाई कदर जी। साहब के साथ हुई। तो फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि मियाँ आप भी कलकत्ते के? हमने बताया कि जी साहब मैं कलकत्ते का हूँ, मगर मटिया बुरुज, इनको ये कहानी हमने सुनाई कि मटिया बुरुज में गया हुआ हूँ। तो बहुत खुश हुए, कहने लगे कि हाँ, उस जमाने में मैं कलकत्ते में नहीं था, वरना अच्छा। मुलाकात होती। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि कहाँ कहाँ कैसे मुलाकात हुई कौकब कदर साहब से। आइए कुछ और दोस्तों का नाम बताते हैं कि साहब फैयाज अहमद साहब हमारे दोस्त हैं, कलकत्ते से देख रहे हैं। फुजैल अहमद, मासूम रूवाला हमारी दोस्त हैं, बॉम्बे से देख रही हैं। और शुक्रिया, अदनान जुबैरी, बहुत-बहुत हम्म, आदाब। और तारा इकबाल साहिबा बड़ी मोतबर शायरा हैं बरेली की, और माशाअल्लाह। देख रही हैं वो अच्छा, इखलाक खान साहब फिर बता रहे हैं कि मुझे भी बहुत सी बात बताते थे, और एक बार उन्होंने अपनी साहबजादी के बारे में बताया था कि वो अंग्रेजी बहुत अच्छी जानती हैं, लेकिन अ, अ, लेकिन अपनी वालदा के बारे में एहतरामन शी के बजाय दे लिखती हैं। हम्म, तो ये नहीं समझ में आया अच्छा। कि क्या, हाँ, क्या कह रहे हैं ये। और फैयाज अहमद फैजी साहब देख रहे हैं, शोएब खान देख रहे हैं, हमारे दोस्त मोहम्मद इम खान साहब भी देख रहे हैं, आदाब आप लोगों का। आदाब। नासिर कमाल हमारे दोस्त हैं उसी जमाने के, और और नासिर जो हैं वो उर्दू में बीए कर रहे थे, और मेरे ख्याल में नासिर कौकब कदर साहब नासिर के उस्ताद रहे होंगे। और हमारे भी उस्ताद थे कौकब साहब, बता रहे हैं नासिर कमाल। नासिर को लोग अदबी दुनिया में इब्ने कमल के नाम से जानते हैं। और रेशमा जैद माशाअल्लाह। साहिबा देख रही हैं, आदाब। तो आदाब। ये बातें तो बंगाल की भी, जो मगरबी बंगाल की सकाफत है, इस पर जी। अवध शाही के बड़े गहरे असरात हैं। मुझे नहीं पता कि गुरुदास की वो किताब पुराना लखनऊ तैयार हुई या शाये हुई या नहीं हुई, क्योंकि मैं फिर अलीगढ़ से आने के कुछ ही दिनों के बाद आवारागर्दी के लिए पूरी दुनिया की निकल गया था, और पिछले 40 सालों से मैं कलकत्ते से बाहर हूँ। मगर किताब जो जैसी भी रही हो, वो मुलाकात कौकब कदर साहब की मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो बंगला अदब और कल्चर के इस पहलू पर आप क्या कहेंगी? आपके कुछ कमेंट्स के साथ, आप क्योंकि बंगालियों के साथ काम कर रही हैं। बंगालियों के साथ काम करके मुझे इस बात का बहुत अ, ज़्यादा एहसास होने लगा है कि वाक़ई वो लोग अपने कल्चर से और अपनी तहज़ीब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और उससे जुड़ा हुआ कुछ भी हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई कल्चरल वो हो, बहुत पसंद है उन्हें, एंड दे टेक इमेंस प्राइड इन प्राइड इन इट, associating themselves with that। तो जैसा आपने कहा गुरदास साहब जी की बातें जो आपने बताई, उसी तरह यहाँ जब हम लोगों से मिलते हैं ऑन अ डेली बेसिस, उस वक़्त मुझे खुद अपनी अहमियत समझ में आती है कि हम इनके लिए क्या मायने रखते हैं।
बिल्कुल। भले ही हमने जब तक ये खाने का सिलसिला शुरू नहीं किया था, लोगों से उतना शुरू नहीं किया था इंटरैक्ट करना, क्योंकि मेरा ज़्यादा ज़िंदगी का ऐसा वक़्फ़ा अलीगढ़ में गुज़रा जहाँ पे एक नेटवर्क बनता है स्कूल का, कॉलेज का, हुँ, हुँ, वो नेटवर्क मेरा कलकत्ते में नहीं था। तो हुँ, जब मैं ग्रेजुएशन के बाद कलकत्ते आई और मैंने एमए जॉइन किया था, तो आई वाज़ एट अ लॉस फॉर फ्रेंड्स एंड कनेक्टिविटी, हुँ, क्योंकि कोई नहीं जानता था हमें यहाँ। एमए की क्लास में जाके बैठे तो दाएँ-बाएँ सब बंगाली लोग, बंगाली लड़कियाँ, लड़के, और अजीब लगता था हमें, थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी था क्योंकि उस वक़्त उतनी बांग्ला नहीं आती थी, स्कूलिंग हमने यहाँ से की नहीं, यहाँ की तो तो बांग्ला भी नहीं आती थी उतनी। और हम ये सोचते थे हम तो एमए इंग्लिश कर रहे हैं इसीलिए सबसे इंग्लिश में आराम से बात कर सकते हैं। मेरा मीडियम तो इंग्लिश है इसीलिए इंग्लिश में बात करो। लेकिन जब काफ़ी सालों के बाद, शादी के बाद ये खाने का सिलसिला शुरू किया। इसकी बात करता कलामी, मैं ये सवाल आ रहा है, इंटरेस्टिंग बात है होगा। अभी हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, कि सत्यजीत रे को भी कौकब साहब के सत्यजीत रे बड़े फैन थे, मुझे पता है। और शतरंज के खिलाड़ी फिल्म याद होगी आपको। इस जी, फिल्म के बारे में पहले बताइए कि क्या ख्याल है आपका? इस फ़िल्म के बारे में हम तो यही कहेंगे कि हमने बहुत पहले देखी थी, उसके बाद अभी लॉकडाउन के टाइम में जब वाक़ई कुछ करने को नहीं रहता था, तो हमने सोचा एक बार और हमें देखना ये ज़रूरी है, इत्मीनान से। तो जब मैंने ये फ़िल्म देखी मुझे अम, बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो फ़िल्म में जिस तरह वाजिद अली शाह को पोर्ट्रे करना चाहिए था, वो बिल्कुल उसी तरह पोर्ट्रे किया। यानी जो फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट को भले ही प्रेज़ेंटेशन उन्होंने एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ फ़िल्म डायरेक्टर, एज़ अ मीडियम ऑफ फ़िल्म उन्होंने कुछ चीज़ें यूज़ की होंगी उसमें, लेकिन जो फैक्ट थे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उसको उन्होंने बिल्कुल सही प्रेज़ेंट किया था और मगर लोगों का उसी की वज़ह से। लोगों का ख्याल है कि सत्यजीत रे नवाब वाजिद अली शाह के किरदार को पूरी ईमानदारी से पेश करने में नाकाम रहे। लगता ये था कि उन्होंने कोई ब्रिटिश स्क्रिप्ट फॉलो किया है, कि जो अंग्रेज जो बता गए हैं वाजिद अली शाह के बारे में, उसी को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि जब मैं ये फ़िल्म देख रही थी और मैं सीन वाइज़ इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश कर रही थी एंड आई वाज़ एक्चुअली ट्राइंग टू कनेक्ट कि कि वो ब्रिटिश एंगल इसमें नज़र आ रहा है कि नहीं, मुझे नहीं नज़र आया क्योंकि जब ये गवर्नर जनरल वग़ैरह का आपस में डिस्कशन दिखाया है, उसमें उसमें जो वाजिद अली शाह का एक नॉवल कैरेक्टर है, एक पर्सनैलिटी है, हम्म, वो जिस तरह से डिस्कस की गई है, मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से वाजिद अली शाह को किसी ने समझा है। वो वाजिद अली शाह को सत्याजीत रे ने ही इस इस बारीकी से उनके कैरेक्टर को और उनकी पर्सनैलिटी को समझा कि वो कैसे आर्टिस्ट थे, कैसे इंसान थे और अ, उनको हिस्ट्री में किस तरह ट्रैप किया गया है, ब्रिटिश ने किस तरह उन्हें ट्रैप किया। ये हम्म, बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन किया गया था और हम और इस वज़ह से भी एग्री करते हैं क्योंकि इसमें बावा के साथ रिसर्च किए बगैर उन्होंने उसमें फैक्ट्स दिए नहीं हैं। उन्होंने कई बार अटेम्प्ट लिया बावा से मिलने का, शमा ज़ैदी साहिबा उस वक़्त सत्याजीत रे के साथ थीं इस पूरे स्क्रिप्ट काम। प्रोजेक्ट में और उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी बावा से मिलने की और सत्याजीत रे को बावा से मिलवाने की। उसी सिलसिले में सत्याजीत रे इस घर में भी आए थे, आज जहाँ हम आपसे बैठ के ये ज़ूम हाँ, मीट कर रहे हैं। इस घर में भी सत्याजीत रे आए थे बावा से मिलने, अम्मा से मिले थे क्योंकि बावा अलीगढ़ में थे उस वक़्त और हम्म, उन्होंने अपना एक हैंड रिटन नोट छोड़ा था बावा के लिए और लेकिन उसके बाद उनके बीच में काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, टेलीफ़ोन कन्वर्सेशंस हुए हैं एंड आई एम श्योर द फैक्ट्स दैट ही हैज़ प्रेज़ेंटेड आफ्टर
those conversations and communications with Dr. Kaukab Kadir, he couldn't have portrayed him in the wrong light. He has portrayed him in the right light. मुझे यही लगा. अच्छा, मटिया बुरुज के सिप्तैनाबाद ट्रस्ट, इसके जिम्मेदारान आजकल कौन है? इस मीरास की हिफाजत के लिए आपकी फैमिली क्या कर रही है, या आपको लगता है कि जनरेशन नेक्स्ट जो है इस लेगेसी को बचा पाएगी? फिलहाल तो इस ट्रस्ट में हमारे फैमिली के ही तीनों ट्रस्टीज हैं, यानी हमारे बाबा सीनियर मोस्ट ट्रस्टी थे, और मेरी बहन डॉक्टर तलत फातिमा और हमारे बड़े भाई इरफान मिर्जा, ये लोग वहाँ के ट्रस्टीज हैं. और अब वैकेंसी हुई है तो उसमें भी कुछ नाम प्रपोज किए गए हैं. कामरान मिर्जा का भी नाम है उसमें. वो देखा जाएगा जब अपॉइंटमेंट होता है नया. लेकिन जहाँ तक रही लेगेसी को मेंटेन करने की बात, तो सही है, सब चल रहा है ठीक, अच्छा ही है. मेंटेनेंस वगैरह सही है. जो वहाँ की जो वहाँ के सारे रसूमात हैं, यानी मुहर्रम, और क्योंकि वो रिलीजियस जगह है एक, और वहाँ जिस तरह से जैसे पहली मुहर्रम का जुलूस ताजिया बेरियल ग्राउंड से लेके इमामबाड़े आता है, या 7वीं मुहर्रम का जो मेहंदी का जुलूस होता है, वो सब उसी शान से ही अभी भी किया जाता है. और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उसको आइंदा भी इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे. प्रोफेसर साहब, आपने बताया कि अपने नाम के साथ प्रिंस नहीं लिखा करते थे, हालांकि बड़े भाई उनके. जी, मैं एक और करेक्शन करूंगी फिलहाल. वो अपने आप को प्रोफेसर भी नहीं कहते थे, क्योंकि वो जब रिटायर हुए थे वो एज अ प्रोफेसर रिटायर नहीं हुए थे. अच्छा, और ये चीज उन्होंने सत्याजित रे को अपने एक लेटर में लिखी थी. प्लीज डू नॉट मेंशन address me as professor because I'm a humble lecturer at the university. हाँ, ये पढ़ा मैंने. जी. वो कभी भी फॉल्स उसमें नहीं रहते थे कि आप अगर वो कुछ नहीं है और आप उनको वो कह के गुजर जाएंगे और कौकब साहब खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने सत्याजित रे को भी इस चीज के लिए चेक किया था. तो आप उन्हें डॉक्टर कौकब कदर कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा, उनकी रूह को खुशी होगी. जी. मगर बीइंग ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील योरसेल्फ? कैसा यानी लोगों को अच्छा, एज अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली. जी. जी, हम लोगों को बहुत ही नॉर्मल जिंदगी हम लोगों ने जी है, उसी तरह हम लोगों की परवरिश की गई है. हम लोगों को इस बात का फख्र जरूर है कि हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी उस चीज को हम लोगों ने फ्लॉन्ट नहीं किया. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. मेरी बड़ी आपा डॉक्टर तलत फातिमा धौलपुर लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं. 2 साल पहले वो रिटायर हुई हैं. उनके रिटायरमेंट तक वहाँ किसी को ये नहीं पता था कि वो इस रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है, बिकॉज वो भी बाबा की बेटी थी, और उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि वो इस नाम को या इस रॉयल लिनिएज को के सहारे से कहीं तक पहुंचे. और अगर आप फिर ये कहें कि फिर मैं इसे क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ अभी, या कब इस नाम से मैं कैसे पहचानी जा रही हूँ, तो उसकी वजह यही है. जब मैं आपसे पहले वाले उस पे जाती हूँ कॉन्वर्सेशन पे, जब बंगालीज कैसे अपने आप को एसोसिएट करते हैं हिस्ट्री से और कितना प्राइड फील करते हैं उस चीज को लेके. जब मैंने पहला अपना खाने का पॉपअप किया था कलकत्ते में, और उसके बाद बहुत लंबा वक्फा आ गया था 7-8 महीने का, जब मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो काफी कलकत्ते के बहुत अच्छे मेरे बंगाली इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स कहेंगे, उन लोगों ने हमसे कहा कि you should do something about your heritage. How are you going to take this forward? If you are not writing a book, if you are not writing poetry, if you are not doing any dance drama or anything,
you have to do something for which your ancestors should be remembered, because gradually सब उन्हें भूलते जा रहे हैं। और ये गैप आया था प्रिंस अंजुम कदर के इंतकाल के बाद, जो लखनऊ बहुत आना जाना करते थे और पब्लिक फिगर थे, उनके डेथ के बाद, क्योंकि बावा एक बहुत लो प्रोफाइल वाले थे, तो ये एक बहुत बड़ा गैप आ गया था कि हमारी फैमिली को, बेगम हजरत महल को लोग भूलने लगे थे। तो मुझे लगा खाना एक ऐसा मीडियम है जिससे मैं ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है शायद कुछ हद तक मैं कामयाब हूँ। साहब, अब हमारे दोस्त मोहम्मद शहाबुद्दीन रईस साहब देख रहे हैं, जुबैर शादाब आदाब कह रहे हैं आपको, हमारे दोस्त और भाई शाफिक किदवाई साहब अलीगढ़ से देख रहे हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। और मोहम्मद उसामा देख रहे हैं, तुफैल अहमद साहब देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं, और सुरैया बिजाद साहिबा देख रही हैं न्यूयॉर्क से, नहीं टोरंटो से, आदाब कह रही हैं, और इंतखाब शेख साहब देख रहे हैं, डॉक्टर नीलोफर परवेज देख रही हैं, रिजवान हुसैन देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं, शब्बीर अहमद आदाब कह रहे हैं, जमा शम्स आदाब कह रहे हैं, और मुश्ताक कादरी हमारे दोस्त हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो आदाब कह रहे हैं, और जुबैर शादाब एक अच्छा कमेंट कर रहे हैं कि हमा शुमा को प्रोफेसर बना दिया जाता है, अफसोस है कि उस्ताद मोहतरम को प्रोफेसर नहीं बनने दिया गया था। यानी ये अलीगढ़ की अपनी एक पॉलिटिक्स के बारे में ही बता रहे हैं, ऐसा होता है, मगर उनको इस टैग की जरूरत नहीं थी, अल्लाह ने उन्हें बहुत शोहरत दी है, इज्जत दी है। और सैयद उबैदुर रहमान साहब देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। अच्छा साहब, कौकब कदर साहिब हमारे बिलियर्ड के चैंपियन भी रहे हैं, और आपको भी उन्होंने बड़ी लगन से ये सिखाया था, ये फन, उसकी कुछ यादें तस्वीरें तो हमने दोस्तों को दिखाई, तो वो आप अभी खेलती हैं बिलियर्ड या नहीं? जी अभी नहीं खेलते। कभी शौक से, अगर जैसे लखनऊ गए और एमबी क्लब गए तो वहाँ शौक से क्यू पकड़ लिया और टेबल पे झुक के तस्वीरें खिंचवा ली, वो अलग बात है। कभी यहाँ किसी रिजॉर्ट में गए तो पूल खेल लिया, लेकिन ऐसे खेलते नहीं हैं जी। अब नहीं खेल, तो अलीगढ़ के जमाने में थी आप उसमें, बट यू वर वेरी एक्टिव, हमने तस्वीरें जो देखी तो आप खेलती थी। और अलीगढ़ से आपने ग्रेजुएशन किया? बताएं। जी शुक्रिया। अलीगढ़ में बावा ने असल में, जब मैं वहाँ 10-11 साल की थी जिस वक्त मैं अलीगढ़ गई थी, बावा का ये ख्वाब था और वो चाहते थे कि औरतें इस खेल में आगे आएं, और इसी वजह से उन्होंने मुझे पर्सनली कोच किया था, जबकि उतनी फैसिलिटीज थी नहीं, फिर भी बावा मुझे सर सैयद हॉल में, स्ट्रैची हॉल में आई थिंक, वहाँ बिलियर्ड टेबल्स थे, तो उन बिलियर्ड टेबल्स पे ही मेरी कोचिंग हुई है बेसिकली। और कभी कभी वो हमें अलीगढ़ क्लब और स्टाफ क्लब ले जाया करते थे। जाड़ों में रात को 10 बजे वो मुझे साइकिल में, मैं पीछे बैठती थी और वो मुझे चला के ले जाते थे, और वहाँ बॉयज हॉस्टल के अंदर, आप सोचिए, मैं बहुत डरती भी थी, क्योंकि जाहिर है और कोई लड़की, दूर दूर तक लड़की क्या कोई औरत भी नजर नहीं आती थी। ऐसी जगह पे बाबा हमें ले जाते थे, हम बहुत नर्वस रहते थे, क्योंकि एक तो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, बच्चे थे, 10-11 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है। आजकल की लड़कियां 10-11 साल में बहुत स्मार्ट हो जाती हैं, पर हम 10-11 साल के बहुत ही बेचारे टाइप के थे। फिर भी बाबा ने चाहा था कि वो हमें ट्रेन करें, तो वो ले जाते थे हमें, रात को ट्रेन करते थे और फिर सुबह उठ के हम स्कूल जाते थे। ये सिलसिला काफी दिनों तक रहा, और बाबा ने हमें इतना ट्रेन कर दिया था कि हम उत्तर प्रदेश की चैंपियनशिप में नॉमिनेट हुए थे एज यूपी नंबर 1, एज यूपी जूनियर, यूपी नंबर 2 इन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। उसके बाद फिर हमने नेशनल्स भी खेला था, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया था वहाँ एज द फर्स्ट वुमन और फर्स्ट गर्ल टू प्ले इन अ मिक्स्ड, इन अ मेंस national championship, and the youngest player at the age of 11
to ever play in the nationals. वाह वाह। तो 2 रिकॉर्ड ये बाबा चाहते थे कि ये तो उसी वक्त कायम हो जाना चाहिए, बिफोर आई बिकम लिटिल ओल्डर, 12-13 साल के हो, उससे पहले वो चाहते थे कि हम ये रिकॉर्ड तो कायम कर ही दें। उसके बाद उनका ये ख्वाब था कि नर्सरी कैनन, एक बहुत, जो लोग बिलियर्ड्स खेलते हैं वो शायद समझेंगे, नर्सरी कैनन एक आर्ट है बिलियर्ड्स में, जो माइकल फरेरा भी उसको बहुत बखूबी निभाते थे। वो चाहते थे कि हम उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं, लेकिन स्कूल की वो हो नहीं पाया। लेकिन काफी अच्छा, हम अभी भी अगर चाहे तो वो नर्सरी कैनन खेल सकते हैं, लेकिन वो स्कूल की मसरूफियात की वजह से बहुत यंग एज में, यंग क्लास, मतलब छोटी छोटी क्लासेस में अकेले ही पढ़ना पड़ता था, ना ट्यूशन्स थे उस वक्त, ना इंटरनेट था, तो हम बखूबी बाबा का ख्वाब पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, ये और रिकॉर्ड बहुत तो कायम कर लिया। रिकॉर्ड तो आपने किया। हमारे दोस्त टोरंटो से अतर खान देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं, और तारिक आदाब। साहिबा साहब फरमा रही हैं कि तुमको देखा तो लगा गुजरे जमाने से मिले। वाह। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए साहब, इतना अच्छा मिसरा इन्होंने लगा दिया। अनीसुर बहुत रहमान साहब, हाँ, अनीसुर रहमान भाई हमारे बड़े भाई, बड़े अच्छे उस्ताद, जामा मिलिया के इंग्लिश के प्रोफेसर थे और अब रिटायर्ड हैं, मगर आजकल रेख्ता फाउंडेशन के सीनियर एडवाइजर हैं। वो अच्छा, देख रहे हैं। माशाल्लाह। और हमारे अलीगढ़ के शुक्रिया एक और बहुत साथी, बहुत। हाँ, बड़े वेरी अच्छे ऑनर्ड। साथी हमारे एक आए हैं अलीगढ़ वाले, बहुत कम महफिलों में जाते हैं। देखिए आपकी मुबारक कदम, ये इतना बड़ा आदमी आया है। आई एम रियली इनका नाम ऑनर्ड एंड सईद, प्रिविलेज्ड। डॉक्टर रियली सईद ऑनर्ड, आलम। इतनी अच्छी, इतना ऑगस्ट ऑडियंस मुझे शायद ही कभी लाइफ में दोबारा मिले जो आज मिल रही है। नहीं, वाकई तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बावजूद हम लोग वी आर जी डूइंग हाँ, गुड। जी या जी तो हाँ। सईद आलम हमारे दोस्त हैं, हमारे नौटंकी के दोस्त हैं। और सईद भाई थिएटर में बड़ा नाम है इनका, और अलीगेरियन है माशाल्लाह, क्योंकि तो सही सईद भाई भी देख रहे हैं और पहली बार आए हैं साहब। ये शरीफ आदमी हैं, हालांकि हमारे प्रोग्रामों में नहीं आते हैं, आपकी वजह से आए हैं। अच्छा शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। नियाज जयराजपुरी भाई देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। साइमा आदाब। खान एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं, साइमा लाहौर से देख रही हैं। लाहौर का अच्छा, एक और शुक्रिया अच्छा बहुत बहुत। नाम रह गया मुझे बताने का, मैं क्योंकि आपकी बात चल रही थी। एक बहुत बड़ा आदमी लाहौर से अभी उन्होंने एंट्री ली थी। एक सेकेंड, मसला ये होता है कि बहुत से नाम छूट जाते हैं मैं लोगों को अक्सर। सूर्य जायसवाल देख रही हैं, जावेद खान सरोहा साहब देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और आदाब। देखिए साहब, मेरे ख्याल में अत्थर बेग साहब लाहौर से देख रहे थे, उन्होंने भी ये किया। अच्छा, इन सबों के साथ मैं दोस्तों को बताता चलूं कि मसला ये है साहब, मैं अक्सर बताता हूँ दोस्तों को, यकीन दिलाता हूँ। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि मैं बात तो कर रहा हूँ जूम पे, मगर देख रहा हूँ छोटे से सेल के ऊपर कि क्या कारगुजारी चल रही है, कौन कौन आ रहा है हमारे खानकाह पे। तो इसमें मसला यह है कि जावेद दानिश चश्मा लगाते हैं और उम्र का भी तकाजा है, तो बहुत से नाम छुट जाते हैं, तो दोस्त अक्सर नाराज होते हैं कि साहब मेरा नाम नहीं लिया। ऐसी बात नहीं, आप सबों की मोहब्बत है, आपकी इज्जत हमारे दिल में बहुत है। अगर कुछ लोगों के नाम छूट जाते हैं, तैयब नुमानी साहब हमारे दोस्त हैं, कलकत्ते से देख रहे हैं, और कलकत्ते वाले बहुत सारे शामिल हुए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कलकत्ते वालों का, सबका खैर हाँ, मकदम है। हमारी बहुत हम्बल टेरेस पर, जहाँ पे हम अवधी खाने खिलाते हैं, प्लीज जी, आइएगा वहाँ। अभी इनको हम अभी बुलाते हैं, रुकिए। हमारे दोस्त हैं, अदिति देख रही हैं, बहुत अच्छा। आप सबों का बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सफदर बहुत शुक्रिया। कादरी साहब हमारे मुर्शिद हैं, और जल्दी किसी के लिए कुछ फरमाते नहीं है, मगर देखिए आज माशाल्लाह जोश में है, फरमा रहे हैं कि मोस्ट हम्बल लेडी, यानी साहब आपको एक तमगा दे दिया उन्होंने। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और साजिदा मौलिदीना, मेरे ख्याल में टोरंटो से या न्यूयॉर्क से देख रही, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। नासिर कमाल साहब पूछ रहे हैं इब्न कमल कि क्या कौकब साहब की गैर मतबूआ तहरीरों की इशाअत के लिए कुछ किया जा रहा है, या उनकी किताबें जो थी, मेरे ख्याल में, हाँ कुछ बताएं कि जी, कौकब ऐसा साहब है की। कि बाबा
बाबा की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, हालांकि बाबा ने बहुत सब अपने पेपर्स को बहुत सलीकेमंद थे बाबा, खास तौर से किताबों के मामले में। और लेकिन बदकिस्मती से बाबा की एक किताब पूरी दिमक खा गई, जो बाबा ने वॉल्यूम 2 लिखा था, ओहो। पूरी तरह दिमक खा गई थी उसे, और उनके काफी पेपर्स डैमेज हो गए हैं। लेकिन मेरे भाई कामरान मिर्जा ने अब उनके कुछ पेपर्स निकाल निकाल के उनको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे टेप भी मिले हैं बाबा ने जहाँ जहाँ प्रेजेंटेशन वगैरह किए थे, उनकी आवाज में, उसको वो एक जगह कंपाइल कर रहे हैं कामरान। शायद यूट्यूब में वो उसको देना चाहते हैं, और उसके साथ पीछे से जितनी तस्वीरें वगैरह होंगी उसको। तो कामरान is doing that. Yes, he's trying to restore all the documents that we are Good. getting now one by one, and some of them are really important because बाबा ने जो presentations किए थे और papers बनाए थे, भले ही उसमें से कुछ कुछ चीजें छूटे जा रही हैं, लेकिन अगर उसको सही तरीके से हम लोग कंपाइल कर लेंगे तो बहुत ज्यादा रोशनी पड़ेगी बाबा के वर्क के ऊपर। आपके मटिया बुरश से मोहतरमा फातिमा खातून साहिबा देख रही हैं और उर्दू की उस्ताद हैं। और मटियापुर से बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, जी हाँ, फातिमा बिल्कुल। तो बेगम। आपने कहीं ये नहीं शिकायत कीजिएगा साहब मटिया बुरुज वालों को नहीं बुलाया था। नहीं नहीं, आप भी जरूर आइए। सब जरूर सब ने। आइए। अच्छा साहब, आपने ये बात थी कि अलीगढ़ से आपने माशाल्लाह ग्रेजुएशन किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए किया, फिर एलएलबी किया। तो इन सब चीज़ों के बाद कोई भी शरीफ आदमी ये एक्सपेक्ट करता कि आपको कलकत्ता हाई कोर्ट में नजर आना चाहिए था, मगर प्रैक्टिस करने के बजाय आपने शाही मतबख संभाल लिया। तो मंजिलत जी की क्या कहानी है वो सुनाइए। जी, वो यही है। मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, ऐसी बात नहीं है। 1 साल तक मैंने एज़ एन अप्रेंटिस अपने एक नेबर लॉयर के अंडर में की, लेकिन उस वक़्त बच्चे मेरे काफ़ी छोटे थे और कोर्ट में बहुत वक़्त लगता है, वो मैं नहीं मैनेज कर पा रही थी। तो एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत किए हैं लाइफ़ में। कुछ ना कुछ अपने आप को रिक्रिएट करना, रीइन्वेंट करना। तो जब हाई कोर्ट, लेकिन गाड़ी में मेरे स्टिकर लगा हुआ है, अभी भी कोई कलकत्ते वाले अगर कभी हमारे मंजिलत्स में आएँगे तो नीचे उन्हें एक ब्लू गाड़ी मिलेगी जिसमें एडवोकेट का स्टिकर ज़रूर लगा हुआ है, और वो मुझे बार काउंसिल से ही मिला था यहाँ। तो गुड। वो एक पहचान है मेरी कि मैं कभी कुछ कर चुकी हूँ लीगल फील्ड में और कुछ क्वालिफाइड हूँ। लेकिन उसके अलावा जब मंजिलत्स, मैंने कहा कि जब मैंने पहला फूड पॉपअप किया था और काफ़ी लंबा वक़्फ़ा आ गया था, तो लोगों ने कहा कि लखनऊ में भी मेरे अज़ीज़ों ने, जो मेरी अम्मा के साइड से, यानी मेरे ननिहाल पूरा लखनऊ में ही है अभी भी। तो उन लोगों ने कहा कि अंजुम कदर साहब के बाद तुम्हारे बाबा तो बहुत लो प्रोफाइल रखते हैं, सब भूल जाएँगे तुम लोगों को, कुछ करो तुम लोग। तो वो तो लखनऊ में कहा, तो मैंने लखनऊ में एक ख़ास है शाही नाम का एक फेस्टिवल किया था 2 दिन का, जो काफ़ी शानदार रहा। मैंने वहाँ हज़रतगंज में किया था। उसके बाद फिर मैं जब कलकत्ते वापस आई तो यहाँ के कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि नाउ यू मस्ट कैरी ऑन दिस एट लीस्ट फैमिली, रॉयल फैमिली फूड, एंड लेट पीपल टेस्ट दैट। क्योंकि जब पहला पॉपअप किया था वो खाना लोगों को काफ़ी पसंद आया था और अलग लगा था। बेस्ट पार्ट इज़ अलग लगा था। खाना तो कोई भी खाना अच्छा पकाया जा सकता है। जैसे वो पंजाबी खाना भी अच्छा होता है, बंगाली खाना भी बहुत अच्छा होता है, हमें भी बहुत पसंद है। लेकिन अ, जो हमारे घर के ख़ास अ, पकवान कहें या खाना कहें, वो जैसे गलौटी कबाब है या पसंदा है, शामी कबाब है, बिरयानी, पुलाव तरह-तरह के, खड़ी मसूर की दाल है। ये कलकत्ते वालों के लिए, मतलब बंगालीज़ के लिए काफ़ी एक यही चीज़। नया टेस्ट है उनके पैलेट के लिए। तो जब मैंने उसको अपने पॉपअप में पहली बार प्रेज़ेंट किया था, शोकेस किया था, उस वक़्त बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। उन लोगों ने कहा कि नो, दिस इज़ एक्चुअली
a fact that your food is different, you must do something about it. Whether you are doing it on a very small level or big level, it doesn't matter. तो लोगों ने कहा कि आप एक मेन्यू क्रिएट किए और उस मेन्यू को आप हमें दीजिए ना, मैं ऑर्डर करूँगा या मैं ऑर्डर करूँगी। इसी तरह लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और एनकरेज किया कि मेरे ऑर्डर्स इतना बढ़ने लगे घर में कि मुझे वो फिर शिफ्ट होना पड़ा अपने हस्बैंड के वर्कशॉप में, जो कस्बा इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। लेदर का काम है मेरे हस्बैंड का, जो वॉलेट्स वगैरह बनता है वहाँ। तो मैंने सोचा कि वहाँ का टेरेस जो है वो खाली पड़ा था। मैंने वाह सोचा उसको किचन में कन्वर्ट कर दें। वहाँ 2 कमरे भी ऊपर बने हुए थे और कभी नहीं पता था कि 30 साल पहले जो ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्शन जब हम करवा रहे थे, टेरेस में खास हमने ख्याल रखा था कि ऐसा कमरा हो और हम लोग यहाँ पे खाना-वाना दिन में खा लिया करेंगे ऑफिस के टाइम में आके। पता नहीं था कभी के डेस्टिनी ने ये प्लान किया हुआ है कि कभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी खुलेगा। वाह तो धीरे-धीरे वो घर से शिफ्ट हुआ किचन मेरा वहाँ, और फिर वहाँ लोग कहने लगे कि अब आप एक टेबल लगा लीजिए तो हम लोग यहीं पे खा लिया करें खाना। अच्छा तो वो होम कांसेप्ट जो था ना, होम डाइनिंग का कॉन्सेप्ट, वो वहाँ से शुरू शुरू हुआ हुआ। वाह जी, कमर्शियल किचन है ही नहीं मेरा। अभी भी अगर कोई आए तो मुझे ही देखेगा कि मैं वहाँ खड़े होके खुद अपने हाथों से ही खाना, यानी कबाब फ्राई कर रही हूँ या उल्टे तवे का पराठा पका रही हूँ या बिरयानी दम दे रही हूँ। तो वो पूरा लाइव मेरा वहाँ आके आपको एक होम डाइनिंग का एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत यूनिक है यहाँ वालों के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया ऐसा, वाह और इतना एनकरेजमेंट मिला कि ढूँढ-ढूँढ के वीडियोज़ देख-देख के इंटरनेट में सर्च कर के दिन में कई बार बहुत ऐसे लोगों का फ़ोन आता है जिन्होंने हमें इंटरनेट पे ढूँढा है और वहाँ से नाम मिला है और वाजिद अली शाह के ख़ानदान से हैं। इस वजह से वो आते हैं हमारे यहाँ मेरे हाथ का खाना खाने के लिए, और अल्लाह का शुक्र है लाख-लाख के उन्हें मेरे हाथ का ज़ायक़ा पसंद है। गुड गुड सफदर साहब कह रहे हैं कि रिक्रिएट एंड री इन्वेंट वेरी जी, इंटरेस्टिंग वेरी इंस्पायरिंग और थैंक यू। मुझे नहीं पता मैं कब कलकत्ते पहुंचूंगा अगर सफदर साहब कलकत्ते पहुंचे इन पिछले जी, दिनों तो हमारा जी, हवाला दीजिएगा इस प्रोग्राम का आपको 10% जी। डिस्काउंट मिलेगा ज़रूर, कोई भी हवाला देगा उसे डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो हम देते नहीं है, आई होप मेरे कोलकातन्स इसे ना सुन रहे हों। अच्छा मैं तो किसी तरह का कोई रियायत नहीं करती हूँ किसी भी तरह से, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि वो बिज़नेस हासिल करने के लिए ये सब किया जाता है कि डिस्काउंट दें या एक के साथ एक फ्री करके हम अट्रैक्ट करें लोगों को। मेरे पास माशाल्लाह से अल्लाह के रहम से इतना बिज़नेस आ जाता है कि मैं कर नहीं पाती हूँ। गुड इसलिए मुझे वो ऑफ़र्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फातिमा खातून फरमा रही हैं कि मेरी खुशनसीबी कि मेरा ताल्लुक वाजिद अली शाह की नगरी मटिया बुरुज से है वाह 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 जी, बहुत अच्छा मीर जी, साहब जी, हसन हमारे दोस्त हैं बम्बई से देख रहे हैं आदाब कह रहे हैं और जियाउल्लाह अनवर साहब आदाब कह रहे हैं हमारे दोस्त महमूद अहमद साहब न्यूयॉर्क से देख रहे हैं वो जी, फरमाते हैं कि शुक्रिया। चार्मिंग चार्मिंग हिस्टोरिकल लेसन टू एम्ब्रेस वाह 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 थैंक यू। इशरत आफरीन हमारी बड़ी अच्छी दोस्त और परवेज की दुल्हन है इशरत आफरीन देख रही हैं ह्यूस्टन टेक्सास से ये अच्छा, शुक्रिया बहुत-बहुत। या इशरत आदाब और सईद आलम भाई जो हैं अच्छे ड्रामे लिखते और करते हैं साथ साथ इनके जो कमेंट्स होते हैं वो भी बड़े मार्के के होते हैं वो फरमा रहे हैं गोश्त पोस्ट यानी गोश्त पोस्ट लगा रहे हैं और ख्वाजा अहमद अब्बास भाई देख रहे हैं काजी मोहम्मद हमारे दोस्त हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, वो भी देख रहे हैं और तो अच्छा बात खाने की बड़े मजे मजे की बात हो रही है हमने तस्वीरें डिस्टरबेंस तो हुई थी थोड़ी शुरू में वो तस्वीरें जी, सारी दिखाई हैं बिरयानी की और सबकी कलकत्ते की बिरयानी में आलू का इस्तेमाल बड़े शौक से किया जाता है जी, कहते हैं ये वाजिद अली शाह की इख्तरा थी
आप इसके बारे में बताएं कि साहब। शायद हो हाँ। सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अच्छा। और हम लोगों का ये मानना है शायद ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जब वाजिद अली शाह लखनऊ में भी थे, तो उनका खाना जो शाही बावर्ची खाना था, वो एक बावर्ची खाना था नहीं। सुनते हैं कि कई बावर्ची खाने थे जहाँ से एक वक़्त में खाना आया करता था, और वाह। हर जगह की अपनी एक ख़ासियत हुआ करती थी। उसके अलावा बहुत फूड कनॉज़र्स को अपॉइंट किया जाता था, हाइली पेड कुक्स एंड शेफ्स वहाँ आया करते थे, रकाबदार और खानसामा वग़ैरह अलग-अलग जगहों से, और उनसे यही कहा जाता था कि आप कुछ नया कीजिए, कुछ ख़ास कीजिए। तो शायद कलकत्ते आने के बाद जब उन्होंने यहाँ पे लखनऊ को दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश की, तो ज़ाहिर है उनके किचन में भी कुछ ऐसी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट्स यहाँ भी हो रहे होंगे कि कुछ अलग हो, क्योंकि यहाँ 6 बावर्चीखानों से तो खाना आ नहीं रहा है, यानी उनके वालिदा का बावर्चीखाना नहीं है यहाँ, या उनकी किसी और वाइफ़ के उससे नहीं आ रहा है, या उनके चचा के यहाँ से, या मामू के यहाँ से नहीं आ रहा है। तो एक ही किचन में जब इतने तजुर्बे हो रहे हैं, और उस वक़्त आलू सुनते हैं कि नया आया था हिंदुस्तान में और कलकत्ते में, उसको एज़ एन एक्सपेरिमेंट ऐड किया गया होगा वाह। बिरयानी में, और उसको पसंद किया गया, और उसके बाद से वो अ, मुस्तकिल बहुत तौर पे उसमें एक शामिल हो गया। और जब वाजिद अली शाह का इंतकाल हुआ, ये बात हमने बाबा से भी पूछी थी एक बार कि अवधी खाना कलकत्ते में इतना मशहूर क्यों है? मतलब मुस्लिम खाना कलकत्ते में इतना ज़्यादा मशहूर किस तरह से हुआ? तो उन्होंने कहा कि वाजिद अली शाह के इंतकाल के बाद जब एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग मटिया बुर्ज से शहर की तरफ आए, तो उस वक़्त यहाँ पे वो पुराने रेस्टोरेंट्स वग़ैरह जो हम सुनते हैं आज, शिराज़ और अमीनिया और रॉयल, उस वक़्त एस्टेब्लिश हुए थे, जो कहते हैं खुद भी कि हमारे बावर्ची जो हैं वो वाजिद अली शाह के बावर्ची खाने से थे। वाह। वाह। हमारे एक दोस्त हैं समीर लाल साहब, टोरंटो, यहीं ओशवा टोरंटो के हैं, और ये खुद बहुत अच्छे कुक हैं, बल्कि शेफ हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो ये फरमा रहे हैं कि बिरयानी में आलू का जो सिलसिला है ये मज़ेदार है, ये इनको नहीं पता था कि इसकी कहानी क्या है। सूफिया शरीन साहिबा भी कलकत्ते से देख रही हैं, जी, और नाहिद अफशा देख रही हैं, आदाब करें। हमारे दोस्त कलकत्ते के लंदन में बैठे हुए हैं। शकील जी, आफ्ताब खान हमारे थिएटर के दोस्त हैं, जी, शकील देख रहे हैं, आदाब कहते हैं। मोहम्मद इदरीस आदाब। देख रहे हैं। तो देखिए साहब, दुनिया के कोने कोने से लोग आपको देख रहे हैं, और जी, बड़ी शुक्रिया मजे बहुत-बहुत आपका, मजे की जावेद बात साहब। कर लीजिए आप। तो जॉब, ये जो रेस्टोरेंट है साहब, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं लतीफ़ा सुनाऊं कि ये 24/7 जॉब इसको हम कहते हैं कि साहब 24 घंटे और बिल्कुल। सातों दिन चलता है। मैंने भी ये शौक, बल्कि ये तोता पाला था 2008 में, समझे था। तंदूरी कल्चर नामी एक रेस्टोरेंट हमने यहाँ शुरू किया था टोरंटो में, अच्छा, और पिकरिंग शहर है वहाँ। और 120 सीट का ये रेस्टोरेंट, बड़ा 2 लेवल का रेस्टोरेंट था, नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर एक छोटा सा बैंक्वेट। मगर वो बैंक्वेट अच्छा। हम वहाँ वीकेंड्स पे कल्चरल प्रोग्राम्स करते थे, यानी मेरी जो मेन पहचान है ड्रामा, तो उसके वजह से जी। वहाँ भी वो चीज़ें थी कि वहाँ तंदूरी कल्चर नाम के रेस्टोरेंट में लखनवी पकवान के साथ हर वीकेंड में कल शाम गज़ल, कव्वाली, मुशायरा, ड्रामा, ये सब चीज़ें हुआ करती थी, और बहुत मशहूर था, बहुत बिजी रहा करता था। जी, मगर वी बर्नड आउट, इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, रात के 2-2 बजे तक काम वहाँ होता था। घर जी। वाले रेस्टोरेंट से ज़्यादा मुझसे बेज़ार हो गए कि हमने अल्टीमेटम दिया कि अगर आपको ये शौक पालना है तो अकेले पालिए। हम में से, यानी जी। हमारी वाइफ और बच्चे, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हम लोग, आप अब रेस्टोरेंट में ही सोया करें। अब रात ये को सही में ये बात सच है, लेकिन हमें भी अब लोग कहने लगे हैं। कल ही मेरी तो भावज कह रही थी कि लेकिन अपिया आपको इस तरह, जैसे अब क्रिसमस का दिन है और 24th से लेके और कल तक, कल मैंने रीओपनिंग की है अपनी बहुत महीनों के बाद, तो वो कह रही थी कि अपिया अब आप एक वहाँ फोल्डिंग बेड रख ही लीजिए। कभी आपको आना पड़ता है, जाना पड़ता है, फिर ड्राइव करते हैं, खुद आते हैं, फिर सुबह-सुबह सब सामान लेके यहाँ से वापस जाते हैं, रॉ मटेरियल्स लेके।
तो करीब 12 किलोमीटर आना जाना पड़ता है हमें। कह रही थी कि अगर आप वहाँ एक फोल्डिंग बेड रख लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रहना आपका यहीं हो रहा, मटिया ब्रिज हो रहा है, मगर वो कस्बा में रेस्टोरेंट था है। नहीं, मैं मटिया बुर्ज में नहीं रहती हूँ। हाँ, तो अब आप हम लोग कहाँ हैं? कोई भी मटिया बुर्ज में नहीं रहे, हम कभी भी नहीं रहे। बाबा भी मेरे इसी घर में पैदा हुए, जहाँ से हम आपसे अभी चैटिंग कर रहे हैं और ज़ूम मीट कर रहे हैं, ये और है हम भी कि इसी घर में पैदा हुए हैं। कलकत्ते ये में? है पार्क स्ट्रीट में। अच्छा, पार्क स्ट्रीट में ये घर है, तो हाँ हाँ। जी, पार्क अच्छा, स्ट्रीट के बहुत करीब है। जी। हाँ। नहीं तो पार्क सर्कस में मैं भी वहाँ हमारा रहना वहाँ हुआ है, अभी भी है। हुँ। कभी कभी जब जाते हैं तो वहाँ पार्क रुकते हैं। सर्कस यहाँ से थोड़ा-सा दूर है, पार्क स्ट्रीट यहाँ से हाफ अ किलोमीटर है, अच्छा जस्ट अच्छा। हाफ अ किलोमीटर। फिर ये हुआ कि मेरी अदबी जिंदगी, और मैं क्योंकि सफर बहुत करता हूँ, वो अंग्रेजी में सफर करने लगा तो इसलिए मैं आई गिव अप, हमने कहा भैया अब नहीं होगा। तो आज जी। हमारे घर वाले हमसे बहुत खुश हैं और सुकून से हैं, और हमने भी सुकून से मैं भी हूँ। मगर ये आपको जी। बता दूं, राज की बात बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता है कि गोरमे शेफ जावेद दानिश आज भी है और वीआईपीज के लिए खाना बनाते हैं। आम अच्छा, मेहमानों के लिए अच्छा। नहीं, हाँ, कि वेरी नाइस। या तो ससुराल का कोई खास आदमी आए तब, और या फिर कोई खास प्रोफेसर आया है, कोई दोस्त है, उसके लिए। वरना रोजाना का मामला जो है वो दूसरा है, उसका मैं बावर्ची नहीं हूं। तो अच्छा, अच्छा। ये सारी एपिसोड मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि असल बात ये है कि क्या आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस अम, वेंचर में? मेरे घरवाले, एज़ इन अगर आप घरवाले बोलिए तो मेरे हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहे थे। कि घर वाले, हस्बैंड, घरवाले, बच्चे सब? हाँ। तो शुरू में ही उन्होंने हमें नहीं सपोर्ट किया था। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो चाहते नहीं थे कि हम ये काम करें, बल्कि उन्हें लगता था हमसे ज़्यादा, यानी बताया ना कि हम लोगों को इस तरह हमारी तरबियत नहीं हुई है, हमारी परवरिश नहीं हुई है कि हम अपने आप को रॉयल समझें या किसी काम को छोटा समझें या बड़ा समझें। हमें ये तरबियत दी गई थी कि जो करो दिल लगा के करो और बखूबी करो, इज़्ज़त जिसमें हो वो करो। वाह। तो वो उनका कहना ये था कि अब तुम खाना पकाने लगोगी लोगों के लिए, तुम तो रॉयल फैमिली की हो। अच्छा, हाँ अब ये तो। लोग आएँगे तो तुम उन्हें पार्सल बना के दोगी क्या? तो ये हम्म, उन्हें बड़ा, उनके उनके अजीब ईगो लगा। में ज़्यादा लगता था, हम्म, मेरे हमसे ज़्यादा। तो हाँ, मैंने कहा कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि हम तो यहाँ पे एक रिवर्स एक्शन देख रहे हैं कि हम अगर अपने हाथों से उन्हें पार्सल बना के दे रहे हैं, तो द पर्सन हू इज़ रिसीविंग इज़ फीलिंग ऑनर्ड। ऑनर्ड, या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स समझ में आया कि मेरे खानदान की वजह से हमें कितनी इज्जत मिल रही है। मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। जो हम्म, आज इज्जत मुझे बख्शी जा रही है, वो इस वजह से कि मैं इस खानवादे की हूँ, वाह। कि मैं वाजिद अली शाह और इस लिनिएज की हूँ। और हम्म, बंगालीज़ उसको लेके इतना प्राइड फ़ील करते हैं कि वाजिद अली शाह यहाँ थे, यहाँ उनका बताइए अब मेरे खाने के ज़रिए कितने लोगों को ये पता चला है कि वाजिद अली शाह की कब्र यहाँ है सिब्तैनाबाद में। हम्म, बहुत लोगों को नहीं पता था। अब हम्म, हिस्टोरिकल ये जो वॉक्स वगैरह होते हैं, ये लोग अब अ, इस मेरे फूड के मीडियम के थ्रू काफ़ी लोगों को पता चला है। बिरजीज़ कद्र भी यहीं दफ़न है। यानी वाजिद अली शाह, बिरजीज़ कद्र, मेहर कद्र, अंजुम कद्र, नैयर कद्र, कौकब कद्र सब कलकत्ते में अमजद अली शाह के बाद पूरे अवध की जो तारीख है जी। वारिस हैं, सब यहाँ पे हैं, कलकत्ते में। तो हम्म, एक बार मेरा बेटा पेरिस गया था किसी शूट की वजह से। तो उस वक़्त मेरे बाबा ने हमसे कहा कि वो अब पेरिस गया है, अगर हमारी ये चौथी जनरेशन का बच्चा, उससे कहो कि वो मल्लिका किश्वर की कब्र पे जाए। किसी भी तरह से कोशिश करे और उनकी कब्र पे वहाँ जाए, क्योंकि आज तक कोई नहीं गया वहाँ। अरे वाह। किसी किसी हम्म, जनरेशन में। और शायद हिंदुस्तानियों को भी ये बात नहीं पता है कि वाजिद अली शाह कलकत्ते में लखनऊ से आते हुए किस वजह से रुक गए और यहाँ से मल्लिका किश्वर
लंदन गईं, वहाँ से वापसी में वो हज करना चाहती थीं, तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने उन्हें कहा था कि वो उन्हें बिना पासपोर्ट के यहाँ हज करने की परमिशन देंगे, और ब्रिटिश ने उन्हें कहा था कि उन्हें वहाँ ब्रिटिश पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, जो मलका किश्वर ने इनकार कर दिया था। तो जब वो वापस फ्रांस के थ्रू जाना चाह रही थी, यहीं पे उनका इंतकाल हुआ, और उनकी कब्र यहाँ के जो हेरिटेज सेमेट्री है पेरिस की, वहाँ पे है। तो ये शब बारात का एक दिन है, मैं बताना चाहती हूँ, ये बहुत एक मैं कहूँगी शायद अल्लाह ताला ने इस मोमेंट को डिजाइन किया था। उस दिन शब बारात का दिन था, जब उससे पहले मेरे बेटे वहां गए थे, तो उनको ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन ढूंढ निकाला था, क्योंकि वो बहुत बड़ी सिमेट्री है। उन्होंने मलका किश्वर की कब्र को ढूंढ निकाला था, लेकिन उस बार उन्होंने वहां कुछ किया नहीं था। उसके बाद जब वो वापस आए और शब बारात का दिन आया, इत्तेफाक से वो सैटरडे या संडे का था, उस दिन उनका शूट होता नहीं था। यानी स्ट्रिक्टली बहुत फॉलो करते हैं आई थिंक उस यूरोप में कि सैटरडे संडे नोबडी कैन वर्क, इट इज इलीगल टू वर्क ऑन सैटरडे एंड संडे। तो उस दिन वो फ्री थे। हमने कहा कि बेटा आप इत्तेफाक से आज पेरिस में हैं, आज आप जाकर उनकी कब्र पे शमा रोशन कीजिए और फूल चढ़ाइए, क्योंकि आप देखी हुई थी कब्र, तो उनको जाना आसान था दोबारा। तो उस वक्त वो वहां गए, और उसी वक्त कलकत्ते में हम बाबा के साथ मटिया बुर्ज जा रहे थे शमा रोशन करने के लिए, वाजिद अली शाह की कब्र पे और बिरजीज कदर की कब्र पे। और मेरी एक सहेली नेपाल में रहती हैं, मैंने उन्हें कहा था कि वो बेगम हजरत महल की कब्र पे उस वक्त जाएं। तो शायद वो ये शब बारात एक यूनिक शब बारात थी, जब एक ही दिन एक ही वक्त इतने लोगों के, अवध के इस खानदान के इतने लोगों की कब्र पे शमा रोशन की गई थी। वाह वाह, ये बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ का भी और हमारे खानदान का भी। मुझे लगा कि मैं आज इतने नहीं लोगों अच्छा के आपने बीच बता में दिया, बड़ी अच्छी बात। हाँ, दैट्स वंडरफुल, बातों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकली हैं। अच्छा साहब, हमारे परवेज जाफरी साहब ह्यूस्टन से शिकायत कर रहे हैं कि मैंने एक सवाल मिस किया। जी तो सवाल ये है साहब आपके लिए, शाह की नस्ल से कुछ और लोग भी हयात हैं? ये सवाल सॉरी मैं समझी नहीं। कि वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल की खानदान से या नस्ल से आप जी लोगों के अलावा भी कोई हयात है? कौन है हयात अभी? ये नहीं उनका सवाल। नहीं, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत नैरो डाउन हो गया था ये वहां से लेके हम लोगों का जो हमारे ये वरसा हैं। जब वो नेपाल से बिरजीज कदर वाजिद अली शाह के इंतकाल के बाद कई सालों के बाद वो कलकत्ते आए थे, उनको बुलाया गया था। वो भी एक ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थी। बिरजीज कदर was assassinated, and after a few years, after a few months of his arrival in Calcutta, in Mithya Buruj, actually he landed in Mithya Buruj, landed नहीं, sorry, wrong term, वो जब कलकत्ते आए थे तो मटिया बुर्ज में काम किया था उन्होंने, और वहां पर जो और यहाँ पे वाजिद अली शाह के खानदान के लोग थे, उन लोगों ने ब्रिटिश के साथ कॉन्स्पिरेसी की थी, शायद ऐसा बाबा का मानना है। और बाबा बहुत स्ट्रांगली इस बात को मानते थे कि हम लोग इस बात को हाईलाइट करें कि उनका असैसिनेशन उनके अपनों ने ही किया था मटिया बुर्ज में। और उस दिन उनको दावत पे बुलाया गया था, जबकि उनकी वाइफ मेहताब आरा बेगम, जो कि बहादुर शाह जफर की ग्रैंड डॉटर थी, वो जा नहीं पाई थी उस दावत में, क्योंकि वो हमल से थी, और शायद उन लोगों को इस बात की खबर नहीं थी। तो बिरजीज कदर अपने 2 बच्चों को अपने साथ लेकर उस दावत में गए थे, और उनके कुछ गार्ड्स उनके साथ थे।
और वो नेपाल से कुछ कुत्ते भी लाए थे, 2, वो कुत्ते भी उनके साथ गए थे। जितने लोग भी उस दावत में उस दिन उन लोगों ने खाना खाया था, वो सब खत्म हो गए थे, इंक्लूडिंग द डॉग्स। दैट इज व्हाई आई मेंशन द डॉग्स। गार्ड्स भी और बिरजीज कदर भी, उनके एक साहबजादे खुर्शैद कदर और उनकी एक बेटी जमाल आरा, वो उस असैसिनेशन के पार्ट, उस असैसिनेशन का एक हिस्सा बने थे। और मेहताब आरा बेगम चूंकि हमल से थी और उनके साथ उनकी एक और बेटी हुस्ना आरा बेगम घर में रह गई थी, तो वो लोग, उनकी हयात थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया। वो वहां से मटियाबुर्ज से भागकर कलकत्ते में आके उन्होंने पनाह ली थी, इसी मोहल्ले में जिस मोहल्ले में आज हम हैं। और कुछ दिनों बाद उन्होंने ये घर खरीदा था जहाँ से हम आपसे जूम मीटिंग कर रहे हैं। बहुत हिस्टोरिकल घर है ये हमारा, और बाबा की ख्वाहिश थी कि ये कभी खत्म ना हो। तो मैं बता रही हूँ कि इस खानदान में जब मेहर कदर पैदा हुए, बिरजिस कदर के बेटे, posthumously after the death of Birjis Qadar. She was 7 months pregnant when Birjis Qadar died along with his 2 children. Then Meher Qadar was born here in this house, and इनके 3 बेटे थे जिनका नाम आप जानते हैं, डॉक्टर कौकब कदर के 2 भाई और वो, और अब तीनों भाई नहीं रहे। नैयर कदर साहब ने शादी नहीं की थी, तो उनके खानदान से कोई बच्चे नहीं है। मेरे बाबा के माशाल्लाह सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, इसीलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, और कोई नहीं है। उनकी जो एक बेटी और थी हुस्ना आरा बेगम, उनकी सुनते हैं शादी हुई थी कानपुर में, बट शी डाइड विदाउट अ चाइल्ड, इश्यूलेस। सो हम ही लोग हैं उनके खानदान से जो हैं। प्रिंस अंजुम कदर साहब के फैमिली के बच्चे, उनके 2 बच्चे हैं उनके, 2 बच्चे हैं उनके, वो दोनों फिलहाल लंदन में ही हैं। कोई साहब शाहजहां नहीं, मैं भूल रहा हूँ, एक और मिर्जा के नाम से एक मटिया बुरुज में एक और नाम है, शहनशाह मिर्जा, ये कौन सा? जी, इनको, ये हमारे रिश्तेदारों में से नहीं है। अच्छा, रिश्तेदार हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, जैसा मैं आपसे कह रही हूँ। हम लोग हैं बस, हम लोग 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, और 2 भाई हमारे लंदन में हैं बस। आपने शायद देखा होगा, मैंने रिसेंटली एक पोस्ट शेयर की थी कि कामरान मिर्जाई मेरे एक भाई हैं जो पब्लिकली बहुत एक्टिव हैं, और बाकी हमारे कोई भी भाई मेरा कलकत्ते में नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग आके हमसे पूछते हैं ये बात कि वो कौन है। अच्छा अच्छा। रमनीक सिंह साहिबा टोरंटो की म्यूजिक फील्ड की माया नाज फनकारा हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, और रमनीक फरमा रही हैं कि माय सन मल्हार एंड आई अ बिग फैन ऑफ बिरयानी। आई हैव वॉच्ड योर शो अबाउट योर स्पेशल बिरयानी इन कोलकाता। इन आपका शो कोई देखा है इन्होंने। सो नाइस टू सी यू हियर, होप टू ईट एट योर इन नियर फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच। मैंने अपनी बिरयानी सौरभ गांगुली को खिलाई थी एक शो में। मेरे गलौटी और बिरयानी दादागिरी नाम के एक बहुत बड़े शो में, जिसके होस्ट सौरभ गांगुली हैं, उन्होंने खाई थी। आई थिंक मेरी पॉपुलैरिटी उससे बहुत शूट कर गई थी, क्योंकि सौरभ गांगुली तो प्रिंस हैं यहाँ के, प्रिंस ऑफ कोलकाता। बिल्कुल। तो उससे मेरी पहचान थी। संगीता खन्ना अहमद फरमा रही, यू आर मैरिड टू योर प्रोफेशन। साहब बहुत अच्छे। और रमनीक सिंह साहिबा कह रही हैं, जावेद भाई वी हैव टू बी इनवाइटेड बाय यू फॉर बिरयानी, यानी कह रही हैं कि हम और जावेद दानिश दोनों आपके बिरयानी खाने आएंगे। जरूर आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू रमनीक, मैं समझ रहा हूँ। और बहुत सारे दूसरे साथी, काशिफ हाफिज साहब देख रहे हैं, जुबैर शादाब, जावेद दानिश भाई अलीगढ़ वालों को खुद से खाना पका कर खिलाते हैं, मोहब्बत का मामला है, ससुरालियों को भी खिलाते हैं। का मामला समझे। शाहबुद्दीन भाई कह रहे हैं, वाह वाह, मेमोरेबल, शमा रोशन करना।
जीनत रशीद हमारी छोटी बहन है, कलकत्ते से देख रही हैं। तो जीनत जी साहिबा से फरमाइश है कि आप जरूर जाएं कस्बा और मेरे नाम की बिरयानी खाएं वहाँ। जी, जरूर आए जीनत साहिबा। तैयब आज़ाद साहब फरमा रहे हैं, जावेद भाई आपका बड़ा एहसान है कि आपकी बदौलत हम एक तारीख सुन रहे हैं। थैंक यू। रहबर मिसबाही देख रहे हैं। चलिए, जिनका इंतजार था माशाल्लाह हमारी बड़ी बाजी आ गई हैं। मिदत जी शेर आदाब। साहब, अलीगढ़ वाली मिदत शेर आपको सलाम कह रही आदाब मिदत आपा। और सो नाइस टू सी यू हियर मंजिलत। अच्छा साहब, थैंक यू सो मच मिदत आपा। असना बदर साहिबा हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं नज्म की और जिद्दा से देख रही हैं, आदाब कह रही। एहतशामुल हक साहब आदाब। देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। वैशाली चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस टॉक। हम लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं माशाल्लाह। अपनी लखनऊ तक की कुर्सी शुक्रिया बहुत बहुत। लखनऊ में बंगालीज बहुत है, बहुत है, यहाँ बात है। बहुत है जी। और साजिदा मौलदीना फरमा रही, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। जी हाँ, जी हाँ। आवर बिरयानी इज इनकम्प्लीट विदाउट आलू। ठीक है, ठीक है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, जीनत रशीद फरमा रही हैं कि अगर हम पहचानने में गलती नहीं कर रहे तो हम मिल चुके हैं। जरूर मिली होंगी, आप अक्सर शरीफ लोगों से मिलती हैं तो। ओके, विनोद वैशाली चक्रवर्ती, और चलिए और दोस्तों हम बात आपकी लेते हैं कमेंट्स, मगर जरा सा बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। रेस्टोरेंट साहब एक बड़ा चैलेंजिंग बिजनेस है, मैं देख चुका हूं। और क्या औरत होने के नाते आपके लिए ये ज्यादा चैलेंजिंग बनता है? हाउ यू हैंडल इट? औरत होने से ज्यादा मेरे लिए ये चैलेंजिंग होता है कि मैं इतने लोगों का खाना कैसे पकाऊं खुद से, क्योंकि लोगों को मेरे ही हाथ का खाना है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर कोई और रेस्टोरेंट चला रहे हैं लोग, एक दिन में हजारों लोगों को खिला रहे हैं, 500 लोग 600 लोग सुबह से शाम तक खाते चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, टेबल खाली हो रहे हैं, भर रहे हैं, वो सीन मैं नहीं देख पाती हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं कितने लोगों का खाना एक दिन में पका सकती हूँ? बहुत कम, मुश्किल से बहुत ज्यादा होता है तो 50, और वो भी मैं क्या डिलीवरी लेके बोल रही हूँ, टेक अवे जो टेक आउट्स होते हैं हमारे, उन पार्सल्स को इंक्लूड करके बोल रही हूँ कि 50-60 लोगों से ज्यादा का खाना मैं सिंगल हैंडेड नहीं पका सकती हूँ, वो भी दूसरे लोगों को हेल्पर, मतलब चॉपिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, चावल भिगो दिया और शेफ आलू कम शेफ से ये कम। काम नहीं करता। शेफ जो हैं वो ये काम नहीं करते, वो सुपरवाइज करते हैं। जावेद दानिश भी क्लीनिंग और चॉपिंग नहीं करते, समझे? जी। उसके लिए दूसरे तो लोग। ये मेरे लिए एक चैलेंज है जी हाँ, कि मैं अपने अपने इसको, इस काम को किसको दूं, किस पर इतना मैं ट्रस्ट करूं कि मैं सब कुछ उसे कर दूं। लेकिन मेरे अब पर्सनल फिजिकल हेल्थ भी अब अफेक्ट होने लगी है उसके लिए, तो अब समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको कैसे करूं। आपसे पूछूंगी मैं इसके बारे में। अच्छा, इसकी इसकी सेशन अलग से होगी हाँ हाँ हाँ, अच्छा साहब, वुमेन एम्पावरमेंट जो है इसकी मैं बड़ी कदर करता हूँ सब। आई रियली अडोर, आई रियली अप्रिशिएट कि साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। हमारी ताज़ादम खवातीन जो एंटरप्रेनर्स हैं उनके लिए क्या पैगाम है? बच्चियों को रेस्टोरेंट खोलना चाहिए या नहीं? बेशक खोलना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह हम लोग कहते हैं, हाँ, ये पेट्रियार्कल थॉट नहीं मानना चाहिए। मैं एक बात के तौर पे कह रही हूँ इसको, कि बहुत चीजों के लिए कहा जाता है कि ये मर्द ही अच्छे कर सकते हैं या लड़के ही अच्छा कर सकते हैं। उसी तरह कुछ चीजें हम लोगों के अंदर भी इनबॉर्न होती है, मल्टीटास्किंग वाली चीज। तो वो मल्टीटास्किंग की बहुत जरूरत पड़ती है रेस्टोरेंट के बिजनेस में, जहाँ पे आपको कम्युनिकेटिव स्किल भी एक चाहिए होता है। हॉस्पिटैलिटी भी एक चीज है जिसके लिए, जो रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत जरूरी है। कुकिंग स्किल, और एक पैलेट ऐसा होना चाहिए जो आप अच्छे खाने की कदर कर सके, तभी आप एक अच्छा खाना बेच भी पाइएगा। तो ऑफ कोर्स लोगों को इस चीज के लिए अपने बच्चियों को इनकरेज करना चाहिए। होम शेफ्स और होम डाइनिंग का कॉन्सेप्ट
जितना ज़्यादा बढ़ेगा आई थिंक उतना ज़्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि हाथ के खाने से बढ़कर कोई मज़ा होता नहीं है। लोग रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो हाथ हाथ का स्वाद जो कहते हैं, हाथ का जायका वो ढूँढते हैं, तो वो तो हाथ का जायका आपको होम डाइनिंग में जैसा मिलेगा वो तो कहीं मिल नहीं सकता है। मगर कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं साहब कि अगर रेस्टोरेंट वाला ये कहता है कि घर की तरह खाना, तो वो नहीं जाते हैं। कहते हैं यार घर का खाना तो तो ठीक वो घर होता में ही खाए, नहीं। फिर वो वो कहते रेस्टोरेंट हैं एक्सपीरियंस ठीक है, हाँ, घर वो की तरह 7 खा स्टार 5 हाँ, स्टार का है। हाँ। हुँ। अच्छा तब मगर ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि डाइनिंग इंडस्ट्री में जो दुनिया का जो ग्राफ है, तो ये शेफ्स जो हैं 95% मैं कहूँगा मर्द होते हैं। तो जी। बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि साहब ये मर्दों का असल काम है, औरतों को जबरदस्ती पकड़ा दिया गया था। आपका ये क्या बात ख्याल भी हम समझते हैं, जी हाँ, ये बात हम मानते हैं है? कि अच्छा, मर्द करते हैं ये काम। लेकिन सही है, इस पैंडेमिक में ये दूसरा बूम मिला है होम शेफ्स को। हाँ, ये बात बिल्कुल। भी सच है अपनी जगह, जी, एक नया जी, फैक्ट है जो सामने आया है कि पैंडेमिक के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में जब लोग अपने घरों में खुद खाना पका-पका के ऊब गए हैं, तो दूसरों के घरों से, दूसरों के किचन से डिलिवरीज़ मंगवा के अपने घर में खाना, और होम शेफ्स को ये एक नई लाइफ मिली है, हम कह सकते हैं, एक नया नई नई फील्ड राइट। शुरू हो गई है इस पैंडेमिक के बाद। जी। मगर लोग ये भी कह रहे हैं कि पैंडेमिक की वजह से बहुत सी बाजियां जिन्होंने कभी किचन का मुंह नहीं देखा था वो मजबूरी अब खाना पका रही हैं। ये भी सही है। यही बात है। सिर्फ अच्छा बाजियों की साहब, नहीं, भाइयों ने भी। भाई ना, हाँ, जी, नहीं साहब, वेस्ट में तो जितने भाई जो हैं वो चाहे जी, खराब खाना पका रहे हो मगर उनको खाना पकाना पड़ता है, वो खाली जी, औरतों का काम नहीं है ये खाना पकाना। जी, समझे जी। साहब। अच्छा आप अली इमरान भाई देख रहे हैं दोहा कतर से, ना आदाब। और तस्लीम आरिफ भी कलकत्ते से देख रहे हैं। और मंजर जमील भाई हमारे कलकत्ते के बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। और जी, मैं उनका नाम सुना है मैंने, नाम मंज़र सुना होगा जमील आपने, साहब। शरीफ आदमी है, आपने नाम जरूर सुना होगा। समझे। जमी ये तस्लीम ये मंजर जमील हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आपको अच्छा, आदाब कह रहे हैं और जी, फरमा रहे आदाब। हैं ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल मुझे नहीं पता आपको कह रहे हैं या बिरयानी को कह रहे हैं। तो मंजर जमील बिरयानी को भाई आके की कहेंगे। गुजारिश है कि वो मंजिला साहिबा के रेस्टोरेंट का रुख करें और जाएं तमाम मंज़र दोस्तों जमील से। साहब, प्लीज़ आइए आप हमारे यहाँ, बहुत खुशी होगी जितने हमें। जितने भी दोस्त हमारे देख रहे हैं, नजीर राही साहब भी कलकत्ते के, बड़े कलकत्ते वाले जमा हो गए साहब। कलकत्ते से नजीर राही देख रहे हैं, शायर हैं बड़े अच्छे। तो चाहे वो शायर हो या कोई शरीफ आदमी हो या एक्टिविस्ट हो, कलकत्ते के जितने लोग हैं और मटिया बुरुज के आसपास वाले, वो जरूर जाएं। क्योंकि अगर आप जाएंगे तो इसका सवाब जावेद दानिश को मिलेगा। समझे साहब। तो जरूर अपने वक्त निकाल करके मंजिला साहिबा से मिलें। खाना तो मजे का हो गई, यू विल मीट हिस्ट्री। और आपने मंजिला साहिबा की बातें सुनी। और मैं एक एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगी, जी जी। ये मेरे खाने के बिज़नेस से जुड़ी हुई है कि शायद मैं दुःख के साथ कहूँ कि कैसे कहूँ, मैं समझ रहा हूँ मेरे आप क्या खरीद रहे कस्टमर्स हैं। हाँ, मेरे मेन ज्यादातर कस्टमर्स मेन ज्यादातर गैर उर्दू वाले। कस्टमर्स उर्दू वाले, मुझे मेरे ज़्यादातर कलकत्ते में जितने भी पेट्रन्स हैं, कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, 99% नॉन मुस्लिम्स हैं, 99%। ओहो। और 1% मुस्लिम्स का जो एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली हुआ है, वो अच्छा नहीं हुआ है। वो बड़ी शिकायतें हैं, वो हमारे साथ भी हो चुका है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं ठीक है, आज मेरे ऑडियंस में तो 90% मुस्लिम्स हैं, और जो कलकत्ते से हैं वो भी शायद मुस्लिम्स हैं मैक्सिमम। पता नहीं उन्होंने मेरा नाम भी सुना होगा कि नहीं सुना होगा। कलकत्ते में मुझे कोई सपोर्ट कहीं से मिला नहीं है अपनी कम्युनिटी से। नहीं, नेवर, अब मिलेगा इंशाल्लाह। नेवर, नेवर। हम्म। मगर इसकी क्या रेस्टोरेंट वजह हो हाँ, सकती है मुझे नहीं पता। नहीं इसकी वजह ये हो सकती है कि हर उर्दू दां जो है वो समझता है कि वो शेर भी अच्छे कह सकता है और बिरयानी भी खुद से अच्छी पका सकता है। ये मसला ये है। हो सकता है। तो मगर जब वो आपकी बिरयानी खाएंगे तो उनको पता चलेगा कि सिर्फ शेर कहने से बिरयानी अच्छी नहीं होती। तो बिरयानी के लिए नहीं, बड़ी सिर्फ मेहनत वो करनी बात नहीं है, मुझे मुझे अफ़सोस इस बात का होता है
कि एक आपकी कम्युनिटी में एक खातून इस कदर मानी जा रही हैं जो पूरे कलकत्ते में सब इतना मान और इज्जत सब तरफ से मिल रही है, लेकिन खुद अपनी कम्युनिटी में अ, उसको सराहा नहीं जा रहा है कहीं भी किसी भी तरह से। बड़ा अफ़सोस होता है हमें, ये मैं बहुत दिल से कह रही हूँ आपसे। नहीं नहीं सही। मैं आई हैव बीन टू दिस टेरेबल एक्सपीरियंस। मुझे पता है हमारे भी ज़्यादातर जो कस्टमर्स थे वो वाइट्स थे, और जो हमारे जो कस्टमर होते थे वो सिर्फ इसलिए ये भी मुझे बड़ी अजीब बात लग रही बताऊं कि जो $26 का बफे होता था वीकेंड का, वो दोस्तों ने उसको कम करवाते करवाते $10 का करवा लिया था। हाँ, सही है। तकल्लुफ में मैं मारा जाता था, मगर सिर्फ हुँ। इसलिए कर लेता था कि उस बहाने प्रोग्राम्स वीकेंड पे होते थे। तो ये किस्सा फिर कभी तो अच्छा साहब, हमारा वक्त बहुत सारे, और सैयद मुशर्रफ हसनी साहब टोरंटो से देख रहे हैं, और आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्तों ने आज ज्वाइन किया। साहब शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया सबका। हमारा वक्त हुआ चाहता है, तो आज साहब 26, ताहिरा परवीन भी आदाब कह रही हैं, आज 26 आदाब। दिसंबर है और ये बड़ा खास दिन है टोरंटो के लिए। आपके चक्कर में साहब हम आज का जो मेन सेल होता है ये पूरे साल का बॉक्सिंग डे अरे! सेल उसको अरे, हम अरे! हालांकि मैं जाता नहीं थैंक उसमें। यू सो मच, बहुत-बहुत सुना शुक्रिया आपका। आपने सुना होगा बॉक्सिंग डे सेल बहुत बड़ी चीज होती है यहाँ वेस्ट में, और कमबख्त सारे साल लोग इंतजार करते हैं। हालांकि डिस्काउंट जो है वो हो सकता है $1 का होता हो, मगर उसका एक चार्म होता है कि साहब जरूर जाना है, और लोग जाके जवान जितने हैं वो लोग बहुत जाते हैं। तो आज 26 दिसंबर है, कुछ खास दोस्तों की सालगिरह भी है, और मेरे थिएटर अच्छा, के दोस्त ड्रामा सालगिरह नवीस, मुबारक हो हाँ, सबको। असलम परवेज बम्बई, पाकिस्तान की मोतबर शायरा नैना आदिल, फौजिया मुगल, हैप्पी बर्थडे। आफ्ताब आलम और मरीना खान टीवी एक्टर हैं, इन सबों को बहुत हैप्पी बहुत बर्थडे। सालगिरह मुबारक। और आप सॉरी। लोग कल का क्या ठिकाना, तो कल की सालगिरह जो है उसकी मुबारकबाद भी आज हम देना चाहते हैं। खास सालगिरह है कल हमारे मिर्जा नौशा, मिर्जा गालिब की सालगिरह है कल, उनको भी सालगिरह बहुत बहुत जी हाँ, मुबारक जी हो। हाँ, जी हाँ। उनके उनके बहुत दर्जात बड़ी अल्लाह फैन बुलंद हूँ मैं गालिब की। करे। जी। तो चलते चलते ये बताता चलूं कि आवारगी विद दानिश का नया सेगमेंट, लेक्चर सीरीज फॉर सीकर्स, मशाहिर की कहानी, सफदर इमाम कादरी की जबानी की 5वीं किस्त बरोज जमेरात 31 दिसंबर को मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पर होगी। सर सैयद के रफ़क़ा की ये सीरीज जश्न सदी अलीगढ़ सदी के सिलसिले में जारी है। अगले शनिचर 2 दिसंबर को आवारगी विद दानिश के खास मेहमान होंगे हमारे यंग उस्ताद गुलाम हसन खान, रामपुर शेस्वान घराने के क्लासिकल सिंगर हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा और आप सब ज़रूर सुने। और इसके साथ ही मोहतरमा मंजिलत फातिमा साहिबा, आपका बहुत बहुत सभी में कल्ब से शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। वालदा की तबीयत नासाज थी, और मेरी दुआ फिर भी है कि वालदा के लिए अल्लाह ताला शुक्रिया आसानियाँ बहुत-बहुत। पैदा। हमें बहुत अच्छा लगा आज मेरी मुलाकात बहुत आलिम उर्दू के अदीबों से हुई है और उम्मीद है कि उनको भी अच्छा लगा होगा हमारी बातें सुनकर। जरूर, बहुत बहुत अच्छा लगा। देखिए साहब, जाते जाते बहुत से हमारे लेट लतीफ दोस्त हैं, अबू बकर आबाद साहब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उर्दू के। जी, अबू बकर आबाद भाई आदाब। कहकशां तबस्सुम साहिबा देख रही हैं, बहुत अच्छी बड़ी शायरा हैं, ये भागलपुर से देख रही हैं, माशाल्लाह, आपका भी माशाल्लाह। शुक्रिया। शोभा आर्या बहुत-बहुत देख रही हैं, आपका भी शुक्रिया। और इकरामुल हसन भाई देख रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जितने सुनने वाले और देखने वाले हमारे दोस्त थे साथ, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश। इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। खुदा शुक्रिया। हाफिज।